नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा, मेरे साथ डिम्पी और प्रियंका। और ये सारी जो आखिरी हेडलाइन हमने आपको दिखाई वो बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बाजार में ऐसे एक सेक्शन है बाजार का जो कहता है कि साहब देखिए, मॉनसून का और बाजार से जो लेना देना है वो पिछले कुछ सालों में कम होता गया है। ठीक है साहब, हो सकता है कम होता गया हो, लेकिन अभी भी बारिश का और मॉनसून का लेना देना हमारी इकोनॉमी से बहुत जुड़ा हुआ है, हमारे मूड और सेंटिमेंट से बहुत जुड़ा हुआ है। और जितना बड़ा हमारी इकोनॉमी का गांवों से आता है, खेत खलिहानों की खुशहाली से आता है, वो पूरा हिस्सा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। तो सब कुछ बाजार नहीं साहब, मूड, सेंटिमेंट और हमारी आपकी जीवन में कितना फ़र्क पड़ता है मॉनसून के आने से, बरसात के आने से, ये हमें आगे कुछ महीनों में दिखाई देगा। क्योंकि खबर आ चुकी है, लेट ही सही एक हफ्ता, लेकिन मॉनसून केरला में कल शाम को हिट कर गया है। लेकिन डिम्पी, जैसे मैं हमेशा मुझे बहुत पसंद आती है ये बात बार बार बोलना कि बाजार तो मॉनसून को तभी फैक्टर इन करता है जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर जबरदस्त बारिश होती है। ये पता है आपको? हाँ बिल्कुल, मेरे को मालूम है सर। मैंने भी मुंबई की बारिश को काफ़ी एंजॉय किया है। बकायदा 2-2 महीने बारिश होती है मुंबई की। और मेरे को ये भी पता लगा कि काफ़ी सारे लोग बाहर से आते हैं बकायदा उस 2 महीने के लिए मुंबई में रहने के लिए, ताकि वो फील कर पाए उस तरह की बारिश को, जब हवा में धीरे धीरे पानी की ड्रॉप्स फ्लोट हो रही होती हैं। तो खैर वो तो अलग है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। हाँ, और आपने बात बिल्कुल सही कही है कि कई बार होता है ना, हम शहर में रहते हैं तो हम गाँव से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप मुंबई से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर जाएं और मैं दिल्ली से मात्र 100-150 किलोमीटर दूर जाऊं तो आपको रियल फीलिंग, रियल भारत पता लगेगा। और वहीं से आपको मानसून की जो मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने की खुशबू होती है ना, वो आपका दिल खुश कर देगी। हाँ, तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो केरला तक ही आया है। एक हफ्ते के अंदर ये आपको दिल्ली और मुंबई में भी नजर आएगा। आ जाएगा धीरे धीरे, और हम इसे ट्रैक करेंगे क्लोजली। धीरे धीरे हमारा, हाँ धीरे धीरे अजय हमारे पास भी आ जाएगा। और प्री मानसून बारिश थोड़ा थोड़ा वो फील भी करवा रहा है। खैर, मानसून से निकल के एक बार जरा 7 समंदर पार आप जरा मेरे को यूएस का हालचाल बता दीजिए। वहां पे अच्छी तरह से नैस्डैक तो चल रहा है, बट दाव में उतना दम नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि नैस्डैक और दाव में डाइवर्जन हो गया? और दूसरा, ये क्रूड को लेकर जो ईरान वाला मैटर है, इसको जो भी जरा बताइएगा आप। डिम्पी, इनफैक्ट मैं अभी रिसर्च टीम से पूछ रहा था कि अभी ने चार्ट भेजे, S&P जो है वो 2023 के इस साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गया। जी हाँ, आपने सही कहा कि लीडरशिप तीनों अगर आप इंडिसेस में देखें तो नैस्डैक दे रहा है। क्यों ना दे? क्योंकि नैस्डैक ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं और ग्रोथ स्टॉक्स बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट में गिरते हैं। और जहां लोगों को लगता है इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए और आगे गिरना चालू होंगे तो ग्रोथ स्टॉक्स चलते रहते हैं। और आपका यही एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, नैस्डैक में यही हो रहा है कि वो लीडरशिप दे रहा है। ऐसा नहीं कि गिरता नहीं है, खराब दिन भी होते हैं, फ्लैट दिन भी होते हैं, लेकिन लीडरशिप नैस्डैक दे रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ स्टॉक्स हैं। लेकिन मैं अभी अपना फोकस आज नैस्डैक पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन S&P को देखिए, वो इस साल के 4-5 महीने जो बीते हैं उसके हाईएस्ट लेवल पे आ गया। तो आज हमें 2-3 दिन के बाद यूएस मार्केट से मदद मिल रही है सेंटिमेंट में। सिर्फ यूएस में ही नहीं, यूएस मार्केट तो ऑफकोर्स तेजी में दिखाई दिए, लेकिन अगर आप चाइना का CPI डेटा देखें वो भी कमजोर आया है। वो भी मार्केट सेंटिमेंट को, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट को बढ़िया तरीके से हेल्प करता है। क्योंकि ये जो बात आ रही है कि दुनिया भर के बड़े इकोनॉमिक डेटा जब तक कमजोर नहीं होंगे तब तक सेंट्रल बैंक्स अपना कड़ा रुख बदलेंगे नहीं। तो उस डायरेक्शन में कमजोर डेटा आया चाइना का CPI डेटा। इनफैक्ट यूएस का जो तेजी कल आपको दिखाई दे रही है उसमें अपना जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा है जो एड करता है। जॉबलेस क्लेम का डेटा ये बता रहा है कि जो एकदम तेज मार्केट हो गया था, बहुत कड़क मार्केट है, तो वो नरम होता जा रहा है क्योंकि लगातार रेट हाइक अपना असर दिखा रहे हैं। इसकी वजह से भी यूएस मार्केट को मदद मिली। लेकिन अभी हम बात करते हैं इस डॉलर इंडेक्स की, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो करीब 104 के करीब आ गया था, इमर्जिंग मार्केट के लिए नेगेटिव था, वो भी कल टॉप आउट होता हुआ नजर आया। वो भी हमें सहारा देगा। क्रूड में कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। एक खबर आई यूएस मार्केट में कि यूएस और ईरान किसी तरह की डील कर लेगा। ईरान के ऊपर आपको पता होगा कि सैंक्शन लगे हुए हैं एक्सपोर्ट करने, और अगर डील कर लेता है किसी तरह की, दोनों में समझौता हो जाता है, तो सैंक्शन हटेंगे तो नहीं लेकिन कम हो जाएंगे और वो शायद एक्सपोर्ट डाल के बाजार में उनका माल आने लगेगा। क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट उधर से भी शुरू हो जाएगा। ये सोचते हुए कि एडिशनल सप्लाईज आएंगी
क्रूड में एक $3-4 की गिरावट आई, लेकिन बाद में वो न्यूज़ खारिज हुई कि नहीं साहब ऐसी कोई डील नहीं होने वाली है, तो थोड़ा रिबाउंड भी आया। नेट नेट जो भी हुआ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया अपने व्यूअर्स को, नेट नेट नरमी आएगी अगर क्रूड ऑयल में, तो इंडिया जैसे मार्केट की बल्ले बल्ले है जो ऑलरेडी हो रही है। तो $75 पे ब्रेंट आ गया है। भारत के लिए ब्रेंट देखना जरूरी है। ये देखिए क्या प्यारा ग्राफ डिम्पी ने बना के दिया, ये रेंज में घूम रहा था 75-85 के, और ये अब नीचे की तरफ आ रहा है। इनफैक्ट $70 के करीब जाने की चेष्टा कर रहा है। जो भी है, आप इसको डे टू डे मत करिए अनलेस आप क्रूड ट्रेडर हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि क्रूड में नरमी बनी हुई है, और क्यों ना हो। सारी कमोडिटीज ग्लोबली नरम है क्योंकि आगे एक रिसेशन की भनक लगी। चाइना के डेटा कमजोर है, यूएस का डेटा कमजोर है। कल अगर आपने ध्यान दिया है नहीं, लेकिन यूरोप तो ऑफिशियली रिसेशन में आ गया। जो पूरे दुनिया भर में ग्रोथ थम रही है, तो क्रूड क्यों रैली आएगी? तो इसलिए ये भारत के लिए अच्छी बात है। राइट, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में कैसे ट्रिगर है? क्योंकि कल हमने देखा क्रेडिट पॉलिसी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिली, और ठीक है प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए थी अजय, इतने दिनों से बाजार चल भी रहा था और माइनर थी, बहुत ज्यादा भी नहीं थी। लेकिन क्या किसी तरह से बाजार डिसअपॉइंट हुआ है कि आरबीआई ने आगे फर्दर रेट गाइडेंस को लेकर कोई रेट कट को लेकर कोई गाइडेंस? देखिए, हमें ये बात जानना जरूरी है कि हम ऑल टाइम हाई करीब हैं, 100 पॉइंट करीब रह गए थे निफ्टी से ऑल टाइम हाई पे, तो बाजार पका हुआ है, खिंचा हुआ है। Correct. कल एक थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ बाजार इस बात पे, और मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे फंड मैनेजर्स से बात की कल शाम को, कि आरबीआई की कमेंट्री के बाद रिवर्सल आया है। एक्चुअली अगर आप देखें तो 100 पॉइंट टॉप से निकल गया, क्योंकि बाजार ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट की कमी करेगा, लेकिन केवल 10 बेसिस पॉइंट कमी की। और ये बात करना बहुत जरूरी है कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो दुनिया के सबसे बेहतरीन गवर्नर हैं, आरबीआई गवर्नर और सेंट्रल बैंक हेड, कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, तो उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट की कमी की, जो कि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग में देश के लिए, इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेहतर है। उनका कोई काम नहीं है बाजार को प्लीज करना, तो बाजार को इसमें अगर मायूसी होती है तो बाजार की प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे लगता है अगर इस बात पे बाजार टिप आउट हुआ कल, तो ये शैलो फॉल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बाजार कहीं ना कहीं ये बात मानने लगा था कि रेट कट आ सकते हैं, रेट कट आ सकते हैं। ये भी बाजार मेरे हिसाब से अनफेयर था ये मानना कि इस साल रेट कट आएगा। मॉर्गन स्टैनले के चेतन आया ने परसों मुझे ET9 पे बात बताई कि पहला एशिया में रेट कट इंडोनेशिया करेगा। और इंडिया को इतने रेट कट करने की जरूरत नहीं, हालांकि करेगा लेकिन कम करेगा, क्योंकि हमने बढ़ाए भी कम थे। तो बाजार आगे भाग गया था। तो जब उन्होंने बताया कि 4% इन्फ्लेशन वाली बात कमेंट्री देखी, उसने भी बाजार को थोड़ा मायूस किया। बट मैं बता दूं कि आरबीआई की कमेंट्री की वजह से अगर गिरा है तो ये रॉन्ग है। मेरे लगता है कि जितने फ्लोज इतने स्ट्रांग आ रहे हैं, बाजार का शैलो करेक्शन है, रिबाउंड कर जाएगा, क्योंकि बाय ऑन डिप्स का रुझान अभी बदला नहीं है। हाई क्वालिटी स्टॉक्स जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब देखिए क्रूड के नीचे एविएशन स्टॉक 2500 रुपए का हो गया इंटर ग्लोब। उसके बाद कंज्यूमर स्टॉक्स को देखिए आप, HUL, ब्रिटानिया, ITC सब ऑल टाइम हाई करीब बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको क्रूड फॉल का बहुत फायदा होता है। और आपको इसने दस्तक दे दी है मॉनसून ने, तो कंज्यूमर स्टॉक्स पे गिरावट में ध्यान रखिए। आप क्रूड के नरम होने वाले स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखिए। आप IT स्टॉक्स पे भी ध्यान देखिए, क्योंकि उनकी पिटाई हो गई और नैस्डैक में ब्रेकआउट आ गया है, तो मुझे लगता है यहाँ भी फॉलो अप आ सकता है। क्योंकि कल नोवोमा ने आके कहा एक नोट में कि इतना बुरा नहीं है हाल, वैल्यूएशन सपोर्ट कर रहे हैं इन्फोसिस के। इन्फोसिस पे तो बहुत सारी पॉजिटिव ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट है इनफैक्ट। तो लिक्विडिटी में बहुत मजबूती है, FII भागे नहीं जा रहे, तो ये जो फॉल्स, ये जो रिबाउंड पुलबैक्स आ रहे हैं, फ्रेश पोजीशन लेने का मौका देखना चाहिए। मुझे लगता है कि यही होगा बाजार में। लेकिन ये मेरा अनुमान है, एक बार डिम्पी से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि FIIs ने कैश में तो खरीदारी की है, लेकिन थोड़ी सी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली की है। तो क्या लग रहा है एक रेंज बाउंड सेशन जैसा दिखेगा क्या आज? पहले डिम्पी बताएं FIIs का एक्शन कैसा रहा कल? देखिए 48 घंटे के अंदर जो हुआ, मार्केट के अंदर जहां थे वहीं वापस पहुंच गए। ठीक पॉलिसी से एक दिन पहले हल्की खरीदारी हुई, ठीक पॉलिसी के बाद थोड़ी सी बिकवाली हो गई, यानी कि जहां पे थे आप वहीं पे वापस हो। और ये ना केवल लेवल्स आपको बता रहे हैं, बल्कि जो FIIs का कामकाज है वो भी बता रहा है, ऑप्शंस का डाटा है वो भी बता रहा है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। पहले आऊंगा निफ्टी पे कि कल निफ्टी के अंदर क्या हुआ। देखिए निफ्टी कल हुआ है 634 पे जाके बंद, 90 पॉइंट की गिरावट है। कल अगर आप FIIs का आंकड़ा एक मिनट के लिए छोड़िए, पहले आप आई सिर्फ ऑप्शंस के इस पे ओपन इंटरेस्ट के आंकड़ों पे 3.5% का एडिशन हुआ है। कल शॉर्टिंग हुई है। कल पहली बार 4 दिन में पहली बार कल किसी ने आके
शॉर्ट किया है कि देखिए इवेंट कंप्लीट हो गया, हमारे जो काम थे वो कर लिए गए, हमको हो सकता ऑल टाइम हाई नहीं चाहिए, 70 पॉइंट ऊपर है, हम यहीं से अपना मुनाफा वसूल करते हैं, बाहर आ जाएंगे। वो कल हिस्सा 3.5% का था ओपन इंटरेस्ट के अंदर टोटल में से, जो करीब करीब आप समझ सकते हैं कि अभी भी बड़ा हिस्सा मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिनका ओआई खुला हुआ है। हुआ शॉर्ट होने के बाद प्रीमियम भी 70 पॉइंट पे रह गए। इसका मतलब कल रेंज में हम फिर से आ गए, उस जिस रेंज के पास हम सपोर्ट से भी अपने करीब 100-150 पॉइंट दूर है और अपने ऑल टाइम हाई से भी 100-150 पॉइंट दूर है। तो इसलिए अभी आप चर्न करोगे, शायद आज का दिन भी चर्निंग के नाम पे निकल जाए। दूसरा आता है बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए बैंक निफ्टी ज्यादा एग्रेसिव था, कल आप देख भी रहे थे क्योंकि कल उसका दिन था, कल पॉलिसी डे था, तो इसलिए कल वो टूटा भी फिर ज्यादा ही निफ्टी के मुकाबले भी। लेकिन अब वैसे अगर आप परसेंटेज में ओपन इंटरेस्ट जोड़ दोगे, जिसको हम ताकत कहते हैं, फोर्स कहते हैं, तो वो अगर आप देखोगे 2-2.5% की ही जुड़ी है। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं हुआ है कल, एथिकली देखा जाए। ये महज इवेंट के बाद की प्रॉफिट बुकिंग है, इवेंट का क्लोजर है। अगर यही थोड़ा भी ठीक होता तो इतना ही आप बढ़ते हुए भी अपने आप को देखते, बस इससे ज़्यादा बढ़ते भी नहीं। तो फिलहाल 2.8% के साथ थोड़ी शॉर्टिंग हुई है, इसको ज़्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि अभी भी हमने 44,000 के आसपास क्लोज कर दिया। हाँ, अगर क्लोजिंग थोड़ा और नीचे चले जाते 100-150 पॉइंट, तो मैं बोलता थोड़ा सा परेशानी बढ़ती। आगे बढ़ते हैं, अब जरा पीसीआर और विक्स पे आते हैं। पीसीआर है करीब 1 के आसपास, तो बुल्स और बियर ग्रिप टाइट है आपस में, अच्छा जिसे कहते हैं ना फाइट होती हुई दिख रही है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स रेंज के अंदर है, 11 से 13.5, कोई मतलब नहीं इसका। एफआईएस के ट्रेड की भी आप बात बता रहे थे, कैश में सिर्फ 200 करोड़ है, ये नंबर भी छोटा है, तो बेचने वालों का नंबर भी छोटा है, तो सारे के सारे नंबर कल छोटे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि कल एफआईएस ने भी वही काम किया कि ठीक इवेंट से पहले थोड़ी खरीदारी की थी, इवेंट से बाद उन्होंने भी थोड़ा बहुत ही माल बेचा है बाजार में, और कुछ ज्यादा बड़ा चौड़ा काम नहीं हुआ है। एक ही नंबर है जो 1000 करोड़ से ऊपर है, वो है स्टॉक्स फ्यूचर्स का, और वहां पे थोड़ी बहुत बिकवाली होना लाजमी है, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पास हो, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। रिटेल ने कल फ्यूचर्स बेचे हैं, एफआईएस ने कल फ्यूचर्स बेचे हैं लास्ट में 11:30 बजे के बाद। ऑप्शंस का डाटा क्या कहता है, 18,700 जहां से कल आप थोड़ा सा टूट के आए हो, वहां पे ना थोड़ी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है। मार्केट को थोड़ा दम लगाना पड़ेगा वापस से सब 750-800 वाली रेंज पे आके एक बार पार करने के लिए, क्योंकि एग्रेसिव कॉल राइटिंग है। पुट के अंदर क्या खरीदारी हुई है, हाँ खरीदारी हुई तो है, लेकिन वो ज्यादा मन से नहीं हुई है, वो तो सिर्फ लेवल्स को देख के खरीदारी हो रही थी। तो इसलिए एग्रेशन ज्यादा कॉल्स की प्रीमियम खाने का था, ना कि पुट से बाजार को कमजोर करने का था। ये बिल्कुल साफ साफ मार्केट के अंदर दिख रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो 44,000 मेक ब्रेक लेवल है, 1 से 2 दिन इसके ऊपर अगर आप टिक गए तो आपका सेंटिमेंट जबरदस्त बूस्ट होगा, अगर आप 2 दिन इसके नीचे टिक गए तो आपका सेंटिमेंट वीक होने में भी कमी नहीं आएगी। इसलिए बैंक निफ्टी को क्लोजली वॉच कीजिएगा आप। डिम्पी, बैंक निफ्टी को तो क्लोजली वॉच करेंगे, साथ में कौन से 2 ऐसे स्टॉक्स आपने फिगर आउट किए जहां लॉन्ग या शॉर्ट के हाई साइड कन्विक्शन लग सकती है? देखिए, एक हमने लॉन्ग चुना है और एक दूसरा हमने थोड़ा पोजिशनल लॉन्ग चुना है। पहला मैं आपको बताता हूँ, एनटीपीसी के अंदर आप पोजीशन देख सकते हैं। एनटीपीसी के अंदर 2 बड़े कारण हुए हैं। पहला, एक तो पूरा सेक्टर चल रहा है पावर का, आपको पता ही है। दूसरा, एनटीपीसी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कल जब बाजार टूट भी रहा था, एनटीपीसी बकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप इसके अंदर बनने को मिला है, और जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो करीब 9% का है, तो एक कम नहीं है एनटीपीसी के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट वगैरह बना है। तो आप एनटीपीसी के अंदर एक बार ट्रेड देख सकते हैं आज के लिए, और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिएगा एनटीपीसी के अंदर इस समय क्या किया जाए। दूसरा है मन्नापुरम। देखिए, एफ&ओ बैन में है, एथिकली तो मेरे को बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एफ&ओ बैन में आप फ्यूचर्स में पोजीशन मत लेना, आज कैश में ले लेना। जिस दिन एफ&ओ बैन से बाहर आएगा ना, उस दिन आप अपनी कैश की पोजीशंस को भले फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर लेना, छोटा सा 2-4 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा बस आपको। इसके अंदर हो क्या रहा है कि इसका स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, और मार्केट के अंदर जो हेज कमोडिटीज हैं, अभी आपने हेडलाइंस में पढ़ा कि वो 1% बढ़ा है, तो मन्नापुरम ना टूटा हुआ शेयर है, बेस बनाया हुआ शेयर है, ये थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है, और ऑलरेडी इसके अंदर थोड़ा करेक्शन भी है। रेंज का है, रेंज का ब्रेकआउट अवेटेड है, कैश में थोड़ा बहुत ले लो, जिस दिन फ्यूचर्स के अंदर बैन खुल जाएगा, फ्यूचर्स के अंदर फिर पूरा माल आप भर सकते हो। तो एक थोड़ा पोजिशनली रखना पड़ेगा मन्नापुरम, और एक तो ताजा खरीदारी के हिसाब से एनटीपीसी है। एनटीपीसी में तो लगातार पोजिशनली काफी काम हो रहा है। हम आपको 1.5 महीने से पावर स्टॉक्स में वन साइडेड कमाई करवा रहे हैं। टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन चारों स्टॉक्स में आप अपने हिसाब से काम करिए, काफी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इंडिसेस पे एक बार ट्रेड और लेवल्स की बात कर लेते हैं। सौरभ सिसोदिया और संतोष मीना दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। सौरभ, आपसे बात करता हूं मैं, स्टार्ट करेंगे हम।
कल का जो क्लोजिंग देखा हमने, कल का जो टॉप टिपिंग आउट दिखा, वो शैलो फॉल के साइन दिख रहे हैं हमारे को, एटलीस्ट मुझे। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन डेटा जो मैं रीड कर रहा हूं वो ये दिखा रहा है कि कल की जो टिपिंग आउट पैटर्न दिखाया दोनों बैंक निफ्टी ने, ये शायद मौका दे रहे हैं जिनको चेज करना पसंद नहीं है, पुल बैक्स पर एंट्री लेना पसंद है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखेंगे या आपका व्यू डिफरेंट है? आप प्लीज अपना व्यू शेयर करें। गुड मॉर्निंग अजय। यस, मेरा भी व्यू काइंड ऑफ सिमिलर है कि कल जो सेलिंग प्रेशर आया था, आई थिंक एक्सपायरी के चलते हुए सेकंड हाफ में आया था। इसको मैं इग्नोर करूंगा बिकॉज मैंने देखा है जब भी एक्सपायरी के सेकंड हाफ में सेलिंग प्रेशर आता है, उसका जो मोमेंटम रहता है नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू नहीं होता है। तो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी अभी भी अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट है बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में। बट ओवरऑल हम देखें तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से बुल और बेयर में फाइट चल रही है। ऑन द अपसाइड 44,500 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। लोअर लेवल से 43,500 से 44 का जो जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अगर जो कोई पोजिशनल प्लेयर है उनको 43,500 के स्टॉप लॉस से अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 45,000 का टारगेट रहेगा। पर जो फ्रेश प्लेयर्स है जिनको एक्चुअल में ट्रेड, तो आई थिंक एक क्लियर ट्रेंड 44,500 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 18,750 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है, 18,500 पे एक सपोर्ट है। तो जो रेंज है दोनों इंडाइसेस में काफी नैरो है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। बट आई थिंक जो बड़ा मोमेंटम है, जो ये वीक का हाई बना है, उसको ब्रेक होने के बाद ही एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। बट एक फ्रेश मोमेंटम वाली ट्रेड, जो करंट हाई है 44,500 ऑन बैंक निफ्टी और निफ्टी में 18,750, उसके बाद ही बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आई थिंक वो घबराने की बात नहीं। ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव है आप ये कह रहे हैं कि, और जब भी थोड़ा सा डिप आ जाए तो आप उसके अंदर आप प्लस पोजीशंस बना सकते हैं। संतोष मीना भी हमारे साथ है। संतोष सर, आपका क्या व्यू पॉइंट है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर? साथ ही अगर कोई सौदा बन भी रहा हो ना, वो भी बता दीजिएगा। ऑप्शंस तो मेरे को लगता है आप अवॉइड ही करेंगे। यस, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट की बात करें तो कल हमने एक प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर ऊपर के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से देखा, क्योंकि कल एक्सपायरी थी। आप देखो तो 44,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटर थे। सिमिलरली 18,800 पर हाईएस्ट कॉल राइटर थे। जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उन लेवल को टेस्ट किया, वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन कल के लो एग्जैक्ट अपने निफ्टी में 10 डे मूविंग एवरेज और बैंक निफ्टी में 20 डे मूविंग एवरेज पे लो बना। हालांकि आरएसआई में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो मैं आज की जो शुरू के हाफ एन आवर्स का मूव रहेगा वो काफी क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट में रियल वीकनेस है तो आज जो गैप अप ओपनिंग हो रही है, मार्केट उसको ऐसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेगा। जहां अगर 18,600 ब्रेक होता है तो फिर एक रिस्क रहेगा कि शायद हम 18,450 के लेवल रिटेस्ट करते हुए नजर आए। और बैंक निफ्टी अगर 44,000 के नीचे टिकता है तो शायद हम 43,300 तक जा सकते हैं। तो अभी तो होल्ड की सलाह है, मेरे हिसाब से वॉच करना चाहिए। शुरू के आधे घंटे में अगर कल के लो ब्रेक होते हैं तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बन सकता है मार्केट में। अदरवाइज वापस मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में चले जाएगा, क्योंकि पिछले हम एक हफ्ते से कंसोलिडेशन मोड में ही है। अभी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए हैं। इंटरेस्टिंग, ब्रेक नहीं हुए। चलिए अब इंडिविजुअल काउंटर्स की बात करते हैं। जब भी कभी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर कन्विक्शन नहीं आ रहा हो, ये हम देखिए ज़्यादातर काम इंडेक्स पे ही होता है, इसलिए ज़रूरी है बात करना। बट कई बार जब बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा हो तो आपको जबरन निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये उसी जैसा मार्केट हो गया है कि आप अगर आप साइड काउंटर्स में देखें, एफएनओ के भी, एफएनओ कैश बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो इंडिविजुअल काउंटर्स में सौरभ आपकी नज़र कहाँ पे है? लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज दोनों बताएं। जी सर, मेरा पहला पिक रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी के स्टॉक में देखिए तो कल के सेशन में एक न्यू 10 ईयर हाई मारा है। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था 180, उसको क्रॉस किया है। और जिस तरीके से स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच किया है, मुझे लग रहा है ये एक अच्छा ब्रेकआउट है और यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड बन सकता है। तो एनटीपीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक 178 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है इस स्टॉक में 190 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। दूसरा पिक मेरा रहेगा जोमैटो। ये स्टॉक काफी समय से पिछले साल काफी पिटा था। उसके बाद इस स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। और स्टॉक जो इसके की लेवल्स है, इनफैक्ट कल के सेशन में स्टॉक ने न्यू 52 वीक हाई मारा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है स्टॉक में फ्रेश बाइंग वापस लौट रही है और यहाँ से स्टॉक में फॉर द शॉर्ट टर्म एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। तो जोमैटो के स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक 73 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड आई थिंक 85 तक के लेवल्स आने वाले हफ्तों में देखे जा सकते हैं। तो आई थिंक जोमैटो का पिक मुझे लग रहा है यहाँ से वापस इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए और यहाँ से बड़ी तेजी इस काउंटर में भी देखी जा सकती है।
ओके ठीक है, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि जोमेटो की काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है और बाजार के कमज़ोर होने के बावजूद भी जोमेटो कमज़ोर नहीं हो रहा है। ये 70-72 के ऊपर जब से आया तब से टिका भी हुआ है। अगर मैं आज मन्नापुरम नहीं दूसरा शेयर चुनता तो मैं जोमेटो पे ज़रूर ध्यान रखता। खैर आपका ये शेयर मेरे को बहुत बढ़िया लगा, एनटीपीसी और दूसरा जोमेटो, एनटीपीसी और आपका मैच ही कर गया। संतोष सर आपकी ट्रेड क्या है? मेरे दो स्टॉक्स है, एक बाइंग साइड है और एक सेलिंग साइड है। बाइंग साइड मैंने लिया एपीएल अपोलो। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें एक फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और कल ये सारे अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। लग रहा है कि ये अपना एक रिसेंट स्विंग हाई था 1250 के आसपास, वहां तक जाते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर 1175 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना चाहिए, 1250 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा सेल साइड है जो एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में था, लेकिन कल थोड़ी सी इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स दिखे हैं। वो है स्टॉक डीएलएफ। टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो यहाँ पे आरएसआई में एक थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है और कैंडलस्टिक भी देखें तो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है। तो हो सकता है एक बार एटलीस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करते नजर आए जो करीब 475 के आसपास का है। तो यहाँ पर 490 के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं, 475 आपका टारगेट रहेगा। ठीक है। खैर अभी 8:20 हुए हैं, 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 20 मिनट के अंदर हमने आपको मॉनसून की तस्वीर, ग्लोबल मार्केट का सेटअप, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है पूरा विश्लेषण अजय ने आपको करके बता दिया। F&O मेरी तरफ से हो गया, इंडेक्स का और ट्रेड अब तक आपको सारे मिल चुके हैं। तो 20 मिनट का सेशन ही अपने आप में पर्याप्त आपके लिए है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हो रहा, अभी तो खबरों वाले शेयर्स भी बचे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं त्रिमूर्ति शेयर के साथ। मेरे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं। शरद बताएं त्रिमूर्ति शेयर्स। जी बिल्कुल, फोकस में सबसे पहले रहने वाला है कैपसाइट इंफ्रा और ये कंपनी जो है यहाँ पे वो रेस कर रही है ऑलमोस्ट 96.3 करोड़ रुपीस। अब ये प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा होने वाला है और ऑलरेडी कंपनी ने कहा है कि उन्होंने सिक्योर कर लिया इन्वेस्टमेंट्स और यहाँ पे HNI तो फैमिली ऑफिसेज में बहुत इंटरेस्ट देखने मिला और जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो इंक्लूड करते हैं परम वैल्यू इन्वेस्टमेंट, विकास खेमानी और कैप्री ग्लोबल होल्डिंग। देखा जाए तो कंपनी की मार्केट कैप लगभग 1303 करोड़ रुपए की है और एक इंफ्रा बेस्ड कंपनी है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहने वाला वो है IRB इंफ्रा और यहाँ पे जो टोल कलेक्शंस आए मई के महीने में वो लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ देखने मिला है और 400 करोड़ के ऊपर ओवरऑल टोल कलेक्शंस देखने मिला। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो मैक्रो फैक्टर्स मई में बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और जो पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन हुई है वो भी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे आई है मई के महीने में और जो ई वे बिल्स है उसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिला है। तो ओवरऑल GST कलेक्शंस में भी जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा इनसाइडर डील्स के स्पेसिफिक में, यहाँ पे एडवांस्ड एंजाइम फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्रमोटर ने लगभग 2 लाख शेयर्स की बिकवाली की है जून के महीने में और सोम डिस्टिलरीज वापस फोकस में आ रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे प्रमोटर बाइंग हमने पिछले 2 या 3 महीने में देखे थे, लेकिन अब जो है वापस प्रमोटर बाइंग देखने मिल रही है। लगभग 10,000 शेयर्स की एक्विजिशन हुई है और रिसेंटली कंपनी न्यूज़ में था क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट कार्लसबर्ग के साथ टाई अप हुआ था उड़ीसा प्लांट के लिए। और तीसरा स्टॉक रहेगा प्रिकॉल, यहाँ पे जो है प्रमोटर्स जो है लगातार बाई कर रहे हैं, लगभग 24,000 शेयर्स की एक्विजिशन हुई है। राइट, कैपेसिटी को आप ध्यान में रखिएगा। आज परम कैपिटल जो मुकुल अग्रवाल ही कंपनी है और विकास खेमानी दोनों ने इसके अंदर प्रेफरेंशियल में लिया है। ये हम चार्ट पर करेंगे, लेकिन निकुंज हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं स्टूडियोज में बात करने के लिए बाजार के सेटअप के लिए, तो उनसे बातचीत आगे लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, बाजार के सेटअप को आप कैसे देखते हैं आप कल के रिएक्शन के बाद? मेरा भी वजह वही है कि मार्केट के अंदर अभी गेन्स बचे हैं। अब एक दिन में मार्केट निफ्टी से 100 पॉइंट दूर के घूम हो जाए, आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग टू वरी अबाउट, ये मेरा मानना है। अच्छा, तो कौन से स्टॉक्स पे आपकी नज़र है समय इंडिविजुअल काउंटर्स की अगर हम बात करें? डीमार्ट में देख रहा था जी, उसके अंदर एक मॉर्गन स्टैंडले एक अपग्रेड आई है। महंगा स्टॉक है फिर भी लोगों ने उस पर अपग्रेड करा है। आई थिंक दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। शुगर स्टॉक्स पे कल गिरावट आई थी, मुझे लगता है कि वो जो गिरावट है रह सकती है बिकॉज मानसून जिस समय डिलेड है इस समय शुगर के अंदर मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशंस है ग्लोबली वह भी थोड़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो शुगर के अंदर मुझे लगता है कि गिरावट सी आ सकती है। कोई खास ऐसे बड़े स्टॉक्स है नहीं अजय कि जिनको हम स्पेसिफिक ले सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि इस समय आपको अगर जो ट्रेड मिलेगा वो ट्रेड अभी भी बैंक्स में ही मिलेगा। ऑलराइट, बैंक से आपने बात की निकुंज, तो कोटक बैंक यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक आएगा और इनफैक्ट कनाडा पेंशन फंड की भी बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन थी कोटक बैंक में। इस ब्लॉक से प्लस कुछ और भी आप ICICI प्रूडेंशियल वहां भी उन्होंने भी रिड्यूस किया अपना लाइफ में कोटक बैंक में, तो ये एक बड़ी सप्लाई ऑब्जॉर्ब हो सकती है। आप कैसे देख रहे हैं कोटक बैंक? देखिए, नॉर्मली जब भी ब्लॉक डील्स होती है तो मेरा मानना है कि सामने बायर खड़ा रहता है तभी ब्लॉक डील्स होती हैं, अदरवाइज इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स मार्केट में आती नहीं है। दे आर मर्चेंट बैंकर्स हु आर एबल टू बिल्ड द बुक। अच्छी बात ये हो सकती है कि कोटक महिंद्रा बैंक अगर गिरता है तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर
जो गिरावट हमने देखी, अंडर परफॉर्मेंस जो हमने देखा है, वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वह शायद इस सप्लाई ओवरहैंग से ठीक हो जाए, मुझे लगता है हो सकता है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। अब पहले तो एक तो अर्निंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरा पॉलिसी भी कल हो गई है। निकुंज सर, अब आगे के ट्रिगर क्या रहेंगे मार्केट्स के लिए? थोड़ा मॉनसून और ग्लोबल, या फिर इसके अलावा कुछ और भी वॉच किया जा सकता है? लिक्विडिटी ट्रिगर है डिम्पी मार्केट का, मेरा ये मानना है। फिर अगर आप देखें तो मॉनसून ज़रूर एक ट्रिगर रहेगा। मॉनसून आ चुका है, अगर मॉनसून का पिकअप अच्छा हो जाता है तो मार्केट में रिलीफ रैली आ सकती है। मार्केट के अंदर जो एक कंसर्न थी कि भी मॉनसून कम होगा, उसकी वजह से ग्रेन प्राइसेस में फ़र्क पड़ सकता है, उसकी वजह से रूरल इकॉनमी में फ़र्क पड़ सकता है, मुझे लगता है वो कंसर्न ठीक हो सकता है। तो जून का जो महीना रहेगा, इट विल बी ऑल अबाउट मॉनसून, इट विल बी ऑल अबाउट प्रोग्रेस इन रेन, इट विल बी ऑल अबाउट थिंग्स विच आर मूविंग इन द डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ how the distribution of monsoon is. ऑलराइट निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो अभी हमें त्रिमूर्ति शेयर में शरद बता के गए हैं। शरद बता के गए हैं कैपेसाइट इंफ्रा, यहाँ पर भी प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कंपनी लगभग 100 करोड़ के आसपास, उससे थोड़ा कम जुटाएगी, लेकिन बड़े नाम हैं यहाँ पे। से वॉच आउट कर रहे थे अजय, कुछ दिन पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। कैपेसिटी जो एक ऐसी कंपनी है जो मुझे फीडबैक मिला है बाजार से, बहुत सारे डेवलपर्स की फेवरेट कंपनी है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, जब आपको इस तरह का फीडबैक मिलने लगता है इंडस्ट्री में कि साहब हाँ प्रोजेक्ट तो हमारे खूब सारे आ रहे हैं, लेकिन हमने स्लो डाउन इसलिए कर दिया कि कैपेसिटी के हाथ फुल है। जब कैपेसिटी करेगा हमारा काम पूरा, तब हम तो आपको लगता है कि ये फेवरेट कंपनी बन रही है डेवलपर्स की। ईपीसी कंपनी है। और फिर आपको परम कैपिटल मिल गए, मुकुल अग्रवाल, विकास सिमानी जी आजकल बढ़िया स्टॉक पिकिंग कर ही रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं, तो ये आज एक्शन में रह सकता है स्टॉक। लेकिन चार्ट समझ लेते हैं। 200 रुपए का भाव है, 190। संतोष शरद के चार्ट देख के बताइए हमें, इस लेवल से अगर एंट्री मिल जाती है तो क्या पॉसिबल है? नंबर्स आपको आगे क्या दिखाई देता है इस पे? यस अजय जी, इसका टेक्निकल चार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। हालांकि लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी आ चुकी है, बट फिर भी कल ही के सेशन में इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था एक 190 के रेजिस्टेंस का। तो मुझे लगता है कि ये तेजी की शुरुआत हुई है, स्टॉक में और तेजी बनेगी। स्टॉक के जो अगले लेवल्स आ रहे हैं वो करीबन 250 रुपए तक के आ रहे हैं। तो जो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। नीचे आप सपोर्ट 170 से 75 की रेंज में रहेगा, तो मुझे लगता नहीं उसके नीचे जाना चाहिए। तो आप 170 का स्टॉप लॉस माइंड में रखें, ऊपर में 250 के टारगेट के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गए कैपेसिटी इंफ्रा। डायरेक्टर साहब, इसका 3 महीने 6 महीने का जरा चार्ट तो दिखाएं। जो संतोष कह रहे हैं कि इसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। ये तो कल का चार्ट है डायरेक्टर साहब। हाँ, ये देखिए एक्शन इसके अंदर शुरू हो चुका था पहले 50-51% बढ़ चुका है 3 महीने में सिर्फ, इसीलिए। चलिए एक बार कोटक महिंद्रा बैंक के भी चार्ट चेक कर लेते हैं सौरभ के साथ। सौरभ, निकुंज जी कह रहे थे, इनफैक्ट ये बात ये आ रही है कि अभी माल बाकी है कनाडा पेंशन फंड के पास, हालांकि ये ब्लॉक और स्टॉक जो है एक बार 1700 वाला 1950 करीब जाके घूमा है। ये देखिए आपके पास चार्ट भी आ गया। अगर ये ब्लॉक भी 2% बाजार में आता है तो ये एक बार को तो डिमांड को खा जाएगा काफी। लेकिन आपको पता है ट्रेडिंग में क्या होता है, काफी लोग ट्रेडर्स जो है ब्लॉक में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस भाव पे इसमें एंट्री देखनी चाहिए या रिस्क रिवॉर्ड नहीं सही है, अवॉइड कर देना चाहिए? कोटक बैंक के चार्ट को देखें तो इनफैक्ट ये चार्ट थोड़ा नेगेटिव हो गया, वीक हो गया, बिकॉज कल स्टॉक ने अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। कल ऑन द डेली चार्ट एक बेरिश कैंडलस्टिक बनाई है और तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है 1800 तक के लेवल पे। 1800 के लेवल पे आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल रहेगा। करंट लेवल्स पे जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक में आने वाले दिनों में थोड़ी सी गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। बिकॉज ऑन द अपसाइड स्टॉक में 1950 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा मुझे लग रहा है हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। तो आई थिंक 1800 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। करंट लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग्स में और नहीं आना चाहिए। 1800 के आसपास अगर बेस बनाए तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल होगा। बैंक है, मैं अपनी तरफ से एक बात ही कहना चाहूंगा। मैंने भी हालांकि निकुंज ने बात कही थी कि इस तरह के ब्लॉक की डिमांड ऑलरेडी हो जाती है। ये रियल एस्टेट की तरह है कि प्रोजेक्ट पहले बनता है, जब बनता भी नहीं है पहले बिक जाता है, फिर बनना शुरू होता है। तो बात ये है कि अगर 2% बाजार में आएगा, स्टॉक 1600 वाला ऑलरेडी 1900 का टॉप लगा के आया हुआ है, तो अगर आप ब्लॉक्स में काम करते हैं जो आपको दिखाई देता है बड़े ब्लॉक्स में, तो जल्दबाजी ना करें, कूदिए मत पहले ही 10 मिनट के अंदर। पहले देख लीजिए भाव किस तरह सेटल हो रहा है, टेक्निकल्स कैसे बैठ रहे हैं, फिर व्यू लीजिएगा।
जो सौरभ सिसोदिया भी कह रहे थे। आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिमूर्ति स्टॉक्स में हमने इनफैक्ट स्टॉक बाइंग कर रहे हैं। सोम डिस्टिलरीज को कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले भी सोम डिस्टिलरीज के प्रमोटर ने लगभग 1 लाख शेयर खरीदे थे और अब फिर से उन्होंने 10,000 शेयर बायबैक किए हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक टाई अप है कार्लसबर्ग के साथ, आई थिंक वो एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है। आप फ्राइडे को एकदम बढ़िया स्टॉक चुन के आई हैं। देखिए, हाँ? जिस स्टॉक में वीवर का पैसा बने वाले तो वो इंपॉर्टेंट है। ये सोमवार भी होते तो मैं सोमवार को भी ले लेती। सोमवार को भी क्या बात स्टॉक? है। हाँ, ओके, मुझे लगा सोमवार को। ठीक है, लेकिन मैं आपको चार्ट दिखा दूं। और अरोड़ा साहब जो आए थे हमारे चैनल पे, एक बात बता दूं मैं, उसके बाद चार्ट चेक लेते हैं। वो ये कह गए थे कि 5% हर साल खरीदेंगे। उनकी अच्छा। शेयर होल्डिंग 75 से काफी नीचे है। अच्छा, ओके। तो ये चाहते हैं कि कम से कम 75 तो कर लें। तो जितनी उनको विंडो मिलती है, किसी प्रमोटर को 5% पर ईयर की राइट। विंडो है, तो इसलिए वो मौका देख के खरीदते रहते हैं। ओके। तो अगर इसीलिए आप एक साल का ग्राफ देखेंगे अगर सोम का, तो वन साइडेड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉल्स शैलो हो रही है जब प्रमोटर खड़ा है लेने के लिए। ये देखिए, एक साल का ग्राफ आपके चार्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बस आ ही रहा है। वो देखिए, मोर देन डबल हो गया स्टॉक, प्रमोटर खड़ा लेने। लेकिन चार्ट चेक बनता है संतोष के साथ। संतोष, सोम यस, ये स्टॉक की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। आपने एक साल की बात करें तो 100% से ज्यादा चल चुका है और पिछले 2 साल में 40 रुपए से स्टॉक 250 रुपए हो चुका है। लेकिन अभी भी कोई वीकनेस के सिग्नल नहीं दिख रहे। कल जब भले ही एक गिरावट जरूर आई थी, लेकिन जो कल का लो है वो भी एग्जैक्ट इसके टेंडम मूविंग एवरेज पे बना है। तो नीचे ये 240 से 220 का जो एरिया है फिर से एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉक शायद 300 रुपीज की ओर बढ़ेगा। जब तक ये 220 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें बाय ऑन डिप की अप्रोच रहेगी। ऊपर के टारगेट अभी एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, बट फॉर इमीडिएट बेसिस 300 रुपीज तक के टारगेट नजर आते हैं। स्टडी को बाय ऑन डिप्स करें, आप संतोष की राय रहेगी। ऐसे ही कुछ और दूसरे स्टॉक्स भी लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा, ये भी एक और स्टॉक था जो हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर भी टोल कलेक्शन फिर से बढ़कर आया, 20% टोल कलेक्शन बढ़ा है वाई ऑन वाई। लगभग 411 करोड़ उनके टोल कलेक्शन से आए हैं। इस स्टॉक पर आज इस खबर का कितना इम्पैक्ट हो सकता है, बताएं। सौरभ, क्या आप आज आईआरबी को लेंगे? आईआरबी स्टॉक को देखिए तो स्टॉक में काफी एक रेंज बाउंड एक्शन है, और अगर इस स्टॉक में खरीदारी करनी है तो आई थिंक 28-29 का जो जोन है, 29 के ऊपर अगर चाहता है तो ही फ्रेश खरीदारी की सलाह होगी। बस पिछले हफ्ते का जो प्राइस एक्शन देखते हैं, स्टॉक लोअर लेवल 27 के पास और ऑन द अपसाइड 29 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मेरा मानना है जो बड़ी तेजी है 29 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 28 खरीदारी की जा सकती है। एंड इन दैट केस जो टारगेट रहेगा 32 तक की तेजी इसमें आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। ठीक है, डन। अभी अजय, आप सोम डिस्टिलरीज के बारे में बात कर रहे थे ना, मैंने जैसे ही आपने बताया तो मैंने तुरंत ये चेक किया कि प्रमोटर्स की होल्डिंग है कितनी। 33% उनकी होल्डिंग है। और आपको यकीन होगा कि आप मान के कि एफआईज की जो होल्डिंग है वो सिर्फ 1% है। 65% माल पब्लिक के पास है। तो प्रमोटर ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जो पब्लिक का माल है वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग के अंदर बढ़ा सकते हैं। और अगर वो 5% भी बढ़ाते हैं तो उनको 75 तक करने के लिए कई साल तक वो बढ़ाते रहेंगे। शायद हो सकता है ये नया कैंडिडेट भी बन जाए, एक नया स्टार कैंडिडेट भी बन जाए सोम डिस्टिलरी। डिम्पी रेगुलेटरी हर्डल है, नहीं तो वो ज्यादा ले लेते। वित्तीय सलाहकारों से भी पूछेगा डिम्पी, लेकिन मालूम है रेगुलेटरी हर्डल है। हाँ, प्रमोटर ज्यादा भी ले 5% लेते, सही कह रहे हैं ज्यादा आप। एक साल में ले ही नहीं सकते बाजार से, वरना ज्यादा ले लेते शायद। तो ये 5% करके इनको 51 के ऊपर जाने में टाइम लग जाएगा। हाँ, तो वही ना कह रहा हूँ कि 4 साल के अंदर अगर इस स्टॉक को कोई आदमी होल्ड करता है और सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग वाले कंसेप्ट पे भी चलता है कि 5% प्रमोटर ही ले लेगा अपना बायबैक करके, तब भी शेयर नए री-रेट की कैंडिडेट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएगा। खैर एनी हाउ, प्रोडक्ट तो खैर शानदार है ही और कंपनी नया वेंचर्स भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रिकॉल एक बार जरा पता करवा लेते हैं, वो भी आज हमारी त्रिमूर्ति खबर में था। और प्रिकॉल के साथ तो आपको पता है ना, हॉस्पिटल बिड वाला थोड़ा सा मामला भी चल रहा है। प्रिकॉल एक बार सौरभ आप चेक करेंगे इस शेयर को, ये भी अच्छा चला हुआ है 90% करीब। यस डिम्पी जी, प्रिकॉल के अगर चार्ट को देखें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट स्टॉक में शार्प रनअप के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया पिछले 2 हफ्तों से। तो आई थिंक यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन ही हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना, आई थिंक 230 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड जो इसका लास्ट वीक हाई लगा था 2 वीक पहले 260 तक, वहां तक तेजी आने वाले में देखी जा सकती है।
ठीक है, कल हमने ना चलते चलते आपको एक खबर बताई थी आईईएक्स की। शरद फटाफट से ढूंढ के लाए थे कि इसकी धीरे धीरे करके अब मोनोपोली खत्म हो रही है और सरकार दूसरी पार्टी को भी प्राइसिंग की पावर दे सकती है। आईईएक्स का कल स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ था 8%। मैं क्योंकि पहले ब्रोकिंग में काम कर चुका हूँ इसलिए बता सकता हूँ, एक बड़ा हिस्सा बाजार का या ट्रेडर्स का वो इसलिए आके इस शेयर को देखेगा क्योंकि ये 156 वाला शेयर आज 135-136 में मिल रहा है। लेकिन खबर के पीछे का फैक्ट कितना डैमेज कर सकता है इसको, ये अभी उसका आकलन कई बार नहीं हो पाता जल्दी जल्दी। इसलिए टेक्निकली तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। खबर हमने आपकी स्क्रीन पे लेके आ चुके हैं। एक बार संतोष सर आप देख के बताइए, इंटरेस्ट इस चीज में होना चाहिए कि 157 वाला शेयर 137 आ गया। आप मेरे को ये बताइए इसमें डैमेज और कितना लगता है जो हो सकता है। ये जहाँ इंटायर पावर सेक्टर में एक रैली बनी हुई है, इस स्टॉक ने कोशिश जरूर की थी चलने की, लेकिन फिर से वो रैली फिसल होते हुए नजर आई और स्टॉक अपने जो लोअर लेवल्स थे वापस से उनको रिविजिट करते हुए नजर आ रहा है। जो पुराने स्विंग लो थे करीबन 127 रुपए के आसपास के थे, बट मुझे लग रहा है कि वो रिस्क में वो लेवल टूट सकता है 127 का, और स्टॉक शायद 107 रुपए तक के लेवल तक दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से इस गिरावट में जल्दबाजी में कोई खरीदारी नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक में रिस्क है कि शायद 107 के लेवल तक जा सकता है। खास बात यह है कि ये जो है एक मोनोपोली बिजनेस था, 60-70% ऑपरेटिंग मार्जिन का धंधा था, और इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, मोनीश पापराई जैसे, तो फैन फॉलोइंग वाली होल्डिंग बड़ी हुई। अगर मैं आपको इसका लंबा चार्ट दिखा सकूं, हमारे साथ आशीष कपूर भी आ गए हैं दिल्ली से, तो इसके पीछे पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टरों के पीछे पीछे लोग की काफ़ी ओवरऑन हो गया। और जब जैसे ये बिजनेस मॉडल के ऊपर सवाल उठा तो वन साइडेड फॉल, तो कोई बड़ी अचंभा नहीं होना चाहिए आपको कि आज भी इसके अंदर फॉल है, कि लोग अभी समझ ही रहे हैं। हमने इसका डिस्कशन अभी इसलिए किया है क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि हुआ क्या ओवरनाइट। ये देखिए इसका भाव वन साइडेड गया था टॉप पे, और ये एकदम टापू की तरह एक जैसे बिल्डिंग खड़ी हुई हो। ये चार्ट वैसे बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, अगर आप देखें ना, धीरे 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 चलता हुआ चार्ट सस्टेनेबल होता है। ये एक साथ पूरा खड़ा हो गया और एकदम नीचे। तो ये रेगुलेटरी बदलाव की वजह से इसके बिजनेस मॉडल पे एक सवाल उठ गया है, जो डिम्पी आपको बता रहे थे, और कल की फॉल यही दिखाती है। आज भी इसके अंदर थोड़ी नरमी देखी जा सकती है। आशीष, आपने आईएक्स वाला मामला देखा क्या? 52 वीक लो पे आ गया स्टॉक। हाँ जी, एक्चुअली क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये हमेशा सोचा गया था कि बहुत अच्छा स्टेबल कंपनी है और इसका बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि एनर्जी ट्रेडिंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये आगे चलकर और बढ़ेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक्चुअली ये दर्शाता है कि कोई भी कंपनी अगर रेगुलेटरी रिस्क उसमें है तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो मेरे मुताबिक तकरीबन सारे ही एनालिस्ट ने इग्नोर कर दिया जब ये आईएक्स चल रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसमें नेगेटिव है कि अगर रेगुलेटरी चेंज आता है तो इसका बिजनेस मॉडल एकदम से बदल सकता है। तो एक आई थिंक बिग लर्निंग इसमें से है कि आगे से कभी भी कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें कि सिर्फ रेगुलेशन के कारण इतना चेंज आ सके तो उसको या तो अवॉइड करना चाहिए या वेरी केयरफुल होना चाहिए। किसी एक स्टेज पे अगर प्रॉफिट आ रहा है तो जरूर लेना चाहिए। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। एंड वेरी मतलब इसमें बहुत लोग फंसे होंगे, क्योंकि एंड विदाउट बिकॉज एक तरफ ये काफी अच्छा मॉडल बना जा रहा था, तो काफी दुख की बात है कि इतने इन्वेस्टर्स इसमें फंस गए हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो आईईएक्स यानी अभी थोड़ा सा तो और प्रेशर रह सकता है स्टॉक पे। 8-9% कल गिरा है और आज भी देखना होगा कि इस पे कैसी मूव रहती है। ठीक है, लेकिन आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स क्या हैं, वमाक्षी हमारे कंपाइल करके लाई, आइए उनसे बात करते हैं। वमाक्षी, मॉर्निंग, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एवेन्यू सुपरमार्ट्स के साथ। हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अर्निंग्स रिकवरी के चलते ये कंपनी काफ़ी वेल प्लेस्ड है। ओवरऑल काफ़ी मजबूत रनवे नज़र आ रहा है ग्रोथ के लिए, और उनका जो फुटप्रिंट एडिशन है पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत रहा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉस्ट कंट्रोल इनकी तरफ से आ रहा है वीक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एनवायरनमेंट में। तो ओवरऑल इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते मोतीलाल ओसवाल ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है, और इनफैक्ट
ये फर्स्ट अपडेट आ रहा है कंपनी के लिए अक्टूबर 2022 से लेकर के अब तक का, और मोतीलाल ओसवाल ने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 4200 प्रति शेयर पर कर दिया है एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर। इसके अलावा पेटीएम भी हमारे रेडार पर रहेगा। CLSA का मानना है कि वो असेस कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है अगर RBI अलाउ करता है फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी यानी कि FLDG नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए। तो उनका मानना है कि ये अगर आता है तो इसका इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर हो सकता है। ओवरऑल उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कैपिटल लाइट से कैपिटल कंज्यूमिंग बन सकता है। इसके बावजूद CLSA की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 850 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे रीट्स पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि रेजिडेंशियल परफॉर्मेंस में काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने मिली थी कंपेयर टू ऑफिसेज। और ओवरऑल रीट्स का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2023 के बॉटम से लार्जली फ्लैट रहे हैं। और इसी दौरान रियल्टी शेयर्स में अगर हम देखें रियल्टी इंडाइसेस में करीब 30% का उछाल देखने मिला है। ओवरऑल रीट के वैल्यूएशन लो के पास है। और ओवरऑल अगर हम देखें जेफरीज की तरफ से MC रीट पर खरीदारी की राय बरकरार है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटा दिया है, 338 प्रति शेयर पर दिया है। और माइंडस्पेस रीट पर जेफरीज ने होल्ड की राय को बरकरार रखा है, मगर यहाँ पर भी उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाकर 324 कर दिया है। ऑलराइट, ठीक है ममाक्षी, थैंक्स वेरी मच ये सारी कंपाइल करके लाने के लिए। इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर नजर डालते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट बड़े दिनों बाद किसी ब्रोकरेज ने उसका नाम लिया है। आपको पता होगा कि एवेन्यू सुपरमार्ट महंगा शेयर कहा जाता है, बट एक बहुत अव्वल दर्जे की कंपनी है। बट क्योंकि बाजार में कहते हैं स्टॉक और कंपनी दो अलग चीज़ें हैं। कंपनी बहुत बढ़िया शानदार हो सकती है, लेकिन स्टॉक फिर भी अटक सकता है। और रिवर्स वो देखिए, करीब करीब 4600 के आसपास टॉप हुआ था स्टॉक, और उसके बाद एक तरह से डीरेट हुआ। अब वापस से बाय कॉल्स आ रही हैं 4200 रुपए के कॉल्स को लेके। आशीष, इस भाव से लेंगे आप एवेन्यू सुपरमार्ट? मैं जरूर कंसिडर करूंगा बाइंग, क्योंकि इसने जैसे आपने ठीक बताया काफी देर से अच्छा कंसोलिडेट किया है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अभी भी बहुत अच्छा सिक्योर है, और एक तरह से लीडरशिप है अपने एक तरह जहाँ पे जिस रीजन में ये ऑपरेट करता है, तो और काफी स्केलेबल मॉडल है। तो मेरे मुताबिक ये जो करेक्शन था काफी नीडेड था, क्योंकि स्टॉक ने बहुत ज्यादा छलांग मारी थी एक छोटे से अवधि में। तो अब मेरे मुताबिक यहाँ से जरूर बाइंग बनती है। एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि करेक्ट भी कर गया है टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी, और मेरे मुताबिक यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। राइट। कल हमने देखा खराब बाजार में भी यूरेका फोर्ब्स का स्टॉक 10% सर्किट पर लग गया जाके। आपको बता दें कि हमने यहाँ एक हफ्ते पहले जब पोटा साहब ने अपनी कमेंट्री शेयर की थी, पहली बार प्रेजेंटेशन शेयर किया कि जल से नल के बेनिफिशियरी है कंपनी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है, इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। और हमने देखा है कि कैसे सरकार चप्पे चप्पे में देश के इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में काम कर रही है, तो इन दोनों का इसको फ़ायदा मिलता है। ये बात उन्होंने अपने मेंशन की। उसके बाद से स्टॉक 40-50 रुपये चल गया सौरभ, और कल भी खैर इस पर सर्किट लगा। सौरभ, जरा इसके चार्ट चेक करके बताएंगे यूरेका फोर्ब्स के क्या लेवल्स पॉसिबल हैं, क्या एंट्री के लिए सही लेवल क्या होगा? इस स्टॉक का चार्ट काफी पॉजिटिव लग रहा है, और स्टॉक का जो रेजिस्टेंस जोन था 540 का, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि स्टॉक पहले एक हफ्ते में काफी चल गया, तो थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबल है, बट 540 के स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है। उस स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है। कोई भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के 540 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड 600 तक की तेजी स्टॉक में देखी जा सकती है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये मोमेंटम ऑन द अपसाइड और कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि क्योंकि पिछले हफ्ते का जो मूवमेंट था, थोड़ी सी प्रॉफिट देखने मिल सकती है, बिकॉज स्टॉक 400 से 565 एक हफ्ते में ही आ गया, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, और जिस तरीके से स्टॉक ने न्यू हाई मारा है, चांसेस है कंटिन्यूसली और नए हाईस मारते रहे। ठीक है, आज CLSA ने भी कहा है कि वो पेटीएम को मेंटेन अपना बाय रखेंगे उसके अंदर, और टारगेट प्राइस दे रहे हैं 850 रुपये का। पेटीएम काफ़ी अच्छे से बेस बना के चला है। संतोष, मेरे को आपसे ये पता करना है, जिनके पास पुराना थोड़ा महंगा खरीदा हुआ है, हो सकता है IPO या उसके बाद का खरीदा हुआ है, एक बार वो एवरेज कर लें क्या यहाँ पर, और जिन्होंने ताज़ा खरीदना है वो यहीं पर खरीद लें? यस, पेटीएम का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बुलिश हो रहा है। एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे एक साइंस ऑफ रिवाइवल मिल रहे हैं, और इमीडिएटली एटलीस्ट मुझे 840-850 का टारगेट नजर आता है। तो जिसको एज ए ट्रेडिंग ब्रेक लेना हो और एवरेज करना हो, तो एटलीस्ट 840 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। और मुझे लगता है कि जैसे ये 840-50 के ऊपर टिक जाएगा स्टॉक, शायद एक बार ये 1000 रुपीज तक के लेवल दिखा सकता है।
तो ये एक अच्छा समय है जो ऑलरेडी हाई लेवल से फंसे हुए एवरेजिंग कर सकते हैं और 1000 रुपए के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है उन लोगों को। और राइट, ठीक है। क्योंकि इतने समय से रियल एस्टेट स्टॉक पर एक प्रेशर था और अब पिछले कुछ दिनों से चलने शुरू हुए हैं और अब आप देखें तो रीट्स पर भी, अब चाहे एम्बेसी रीट्स हो या फिर माइंड स्पेस के रीट्स हो, उन पर भी अब व्यू आने लगे हैं पॉजिटिव। जेफरीज के नोट आए हैं। एक बार आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, इस स्पेस पर अगर व्यू बनाते हैं तो आप कौन से रीट स्टॉक्स पे फोकस करते होंगे? आशीष, देखिए मेरे मुताबिक ये जो अभी लिस्ट हुआ है सेलेक्ट रीट, मेरे मुताबिक इसमें काफी मैं बुलिश हूँ। इसमें मैंने रिसेंटली जो स्टडी किया है और मेरे मुताबिक ये इसमें जो आपका एक तरह से जो यील्ड है वो बहुत अट्रैक्टिव है अभी भी, और आगे चल के जो इनका मॉडल है और इनका जो फोकस है ऑन वेरी हाई एंड रिटेल मॉल्स अक्रॉस इंडिया, मेरे मुताबिक वो काफी अच्छा स्कोप है आगे चलने का। सिलेक्ट रीट की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्सिस सिलेक्ट रीट। और इनफैक्ट आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं डीएलएफ के मैनेजमेंट ने भी कमेंट्स दिए हैं और वो बता रहे हैं, और इनफैक्ट इसी तरह से ओब्रॉय मैनेजमेंट के कमेंट्स भी आप पे लाएंगे। डीएलएफ के मैनेजमेंट कहते हैं कि उनके लिए उनको अच्छी विजिबिलिटी भी दिखती है, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ओब्रॉय रियल्टी के मैनेजमेंट का भी यही बयान है कि बड़े घरों की ये एक व्यू जरूर निकल के आ रहा है कि लग्जरी हाउसेस में जिस तरह की डिमांड है, प्रीमियम कैटेगरी में एक अच्छी डिमांड है, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग भी उतनी ही डिमांड दिखाएगी? अलग अलग मैनेजमेंट का, अलग अलग रियल एस्टेट के कंपनीज के अलग अलग व्यूज भी हैं, लेकिन डीएलएफ के मैनेजमेंट को लगता है कि FY24 में ही पूरी हाउसिंग सेक्टर में अच्छी मूव होगी। ये एक व्यू तो है अजय, जितना भी हाउसिंग सेक्टर है कि प्रीमियम स्पेस, लग्जरी मार्केट जिस स्पेस से बढ़ रही है वहां तो अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन क्या अफोर्डेबल भी उसी स्पेस से गिरेगा, उसी स्पेस से चढ़ेगा? देखिए, ऐसा है कि 10 साल के बाद तेजी आई है रियल एस्टेट सेक्टर में। हाँ। और ये सिक्लिकल सेक्टर, ये हर साल तेजी मंदी नहीं होती। इसमें तेजी आती तो कुछ दिन जारी रहती है और मंदी आती तो वो भी कुछ साल जारी रहती है। अभी देखने में ये आ रहा है कि 52 वीक हाई पे 10 साल के भाव को क्रॉस किया है डीएलएफ ने अपने, इसका मार्केट कैप में, नॉट भाव, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा है 10 साल के बाद। और ओब्रॉय ने और बहुत सारे लोगों ने अपनी कमेंट्री में, अपनी कॉल सी कमेंट्री में बार बार ये बात कही है कि हमारे जो बड़े घर हैं, 3-4 बेडरूम 5 बेडरूम की जीरो इन्वेंट्री है। हाँ। क्योंकि वहां पे 2-3 करोड़ 4 करोड़ बॉम्बे के टर्म्स में, और अगर हम दूसरे शहरों की बात करें तो 1.5 करोड़ ऊपर वाले। तो क्लियर साइन है कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी है बड़े वाले में। अफोर्डेबल में ओके, खराब नहीं है। मुझे आपका पॉइंट याद था, इसीलिए मेरा क्वेश्चन था कि उस तरह की ग्रोथ अफोर्डेबल में थोड़ी सी शायद वॉच आउट करनी पड़ेगी कि है या नहीं। देखिए, अभी तक भाव में है, हाँ, नंबर्स में आ रहा है और कमेंट्री में आ रहा है, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी स्पेस से ये तो एक फंडामेंटल व्यू लिया। एक बार रियल एस्टेट स्पेस के कुछ स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है? संतोष, आपका क्या व्यू होगा? आपको इस वक्त रियल एस्टेट में अगर कोई टेक्निकल पिक देनी हो तो कौन सी देंगे आप? जी प्रियंका, आज मेरी थोड़ी सी कॉन्ट्रा कॉल थी ऐसे डे ट्रेडिंग के लिए। डीएलएफ में शॉर्ट साइड था, मैं टेक्निकली ऐसा लग रहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। बट ओवरऑल व्यू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, तो कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी के रूप में ही देखना चाहिए। नीचे अगर मुझे डीएलएफ मिलेगा 450 रुपए के आसपास तो एक बहुत अच्छी री एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट फॉर टाइमिंग ऐसा लग रहा है छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बनता है डीएलएफ में और दूसरे भी रियल एस्टेट काउंटर में। हैवेल्स और वोल्टास, दो एयर कंडीशनिंग कंपनीज, आपको खैर बारिश आने वाली है लेकिन इस बार गर्मी बहुत रही, और वोल्टास ने अपना मार्केट शेयर थोड़ा लूज किया है। बाकी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, आपका पैनासोनिक अच्छा काम कर रही है, हैवेल्स अच्छा काम कर ही रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, लॉयड वगैरह। तो ये बात कही थी ब्रोकरेजेस ने कि ब्लू स्टार और वोल्टास जो दिग्गज है इंडस्ट्री में एसी के, उनको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी इंडस्ट्री में, क्योंकि बाकी लोग भी बहुत कंपेरेटिव हो रहे हैं। ये तो माहौल था, लेकिन कल काफ़ी अच्छी कमेंट्री आई है। वोल्टास ये कह रहा है कि टियर 1 टियर 2 के में अच्छी डिमांड आ रही है और हम अपना मार्केट शेयर पहले जैसे करने की भरोसा है उनको, वो कर लेंगे। स्टॉक एकदम पिटा हुआ है, अगर आप देखें चला नहीं है। हैवेल्स तो फिर चला है, वोल्टास उतना चला नहीं है। आशीष, दोनों में से आप कोई पिक करेंगे स्टॉक इस समय? मैं वोल्टास को जरूर कंसिडर करूंगा, क्योंकि आई थिंक काफी देर से चला नहीं है और अट्रैक्टिव है रिलेटिवली वैल्यूएशन में। और जहां तक एसी का डिस्टिंग है, मेरे मुताबिक
ज्यादातर जो गर्मी है नॉर्थ में इस टाइम कम पड़ी है एक्चुअली, बिकॉज दिल्ली में एंड इसके सराउंडिंग एरियाज में इनफैक्ट अभी तक गर्मी काफी कम पड़ी है। तो मे बी द इमीडिएट डिमांड इज नॉट सो गुड, बट वोल्टास का अदरवाइज काफी अच्छा प्रेजेंस है इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नॉट ओनली रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग, बाकी में भी है। तो और काफी देर से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, तो मैं समझूंगा कि इस पे जरूर कंसिडर किया जा सकता है और फॉर बाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। डिस्कस करना जरूरी है वो है इंडिगो। इंडिगो जो है धीमे धीमे 2500 के करीब आ गया है। हमने ओवरसीज मार्केट में देखा कि तेल के भाव नीचे आ गए हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है इसको, इंडिगो को। दूसरी तरफ हम जानते हैं ये बात कि भाव कितना ज़्यादा टिकट के भाव बढ़े हुए हैं। अभी मैं दिल्ली से लौट रहा था इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव करके, और मैंने सोचा एक दिन बचा लूँ, एक दिन पहले आ जाऊँ, तो लास्ट मिनट की फ्लाइट 25,000 की एक साइड की बता रहा था। इकोनॉमी ने फिर टाल दिया, इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। ये देखिए वन साइडेड स्टॉक चलता हुआ 52 वीक हाई पे। सौरभ, इंडिगो को अगर मैं राइड कर रहा हूँ तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँ, या अभी पुल बैक में किस लेवल्स पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? इंडिगो का स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, तो इंडिकेट कर रहा है यहाँ से मोमेंटम और तेजी से ऑन द अपसाइड बढ़ सकता है। अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो आई थिंक 2400 का स्टॉप लॉस एक अच्छा स्टॉप लॉस है, और पिछले 3 दिनों का लो भी है, 10 डे मूविंग एवरेज भी वही है। तो 2400 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को ट्रेल किया जा सकता है। चांसेस है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद वापस एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड दिखाए। जिस तरीके से ट्रेंड है, मुझे लग रहा है स्टॉक में आने वाले दिनों में 2600 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, एक शेयर आपको ध्यान होगा, टाटा पावर, काफ़ी चर्चा हो रही है कई दिनों से उसके बारे में। टाटा पावर और इंडिया सीमेंट करीब करीब एक जैसे चल रहे हैं, दोनों का ब्रेकआउट लेवल, दोनों के लेवल्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं जो मैच कर रहे हैं। टाटा पावर के रिगार्डिंग अब खबर ये है कि उनकी एक सब्सिडी आर्म है जो कि टाटा स्टील के लिए रिन्यूएबल, हाइब्रिड रिन्यूएबल का एक का काम पूरा करेगी, एक प्रोजेक्ट है उस पर काम पूरा करेगी। ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। 227 अभी रीसेंट हाई लगा, लेकिन वो एक झटके में लगा था संतोष, लोगों को दिखाई नहीं होगा, कई लोगों ने अगर नोटिस नहीं किया होगा तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे तब आपको दिख जाएगा। वो ये 227 वापस आ जाएगा क्या, जिनसे वो मौका छूट गया सौदा बेचने का या चेंज ऑफ हैंड्स करने का? यस, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बुलिश है। कल मॉर्निंग में इसने एक अच्छी तेजी दिखाई थी, पर सेकंड हाफ में इसमें भी ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, बट स्ट्रक्चर बुलिश है। लग रहा है कि 227 का लेवल क्रॉस करके 232 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जिसके पास है उसको बने रहना चाहिए। नीचे अगर नीचे भी आता है तो 214 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। स्नोमैन लॉजिस्टिक पे आशीष सर आपका व्यू चाहिए। एक तो ये गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क ने 14 लाख शेयर खरीदे हैं, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि अब देश में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उस पर काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ और कुछ चरणबद्ध तरीके से चल भी रहा है, और अगला साल आते आते दिल्ली मुंबई जो रोड बन रही है वो भी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे भी ये कमर्शियल एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। ये सब कुछ डिस्काउंटेड है इसके प्राइस में, या सर अभी होना बाकी है? देखिए, मेरे मुताबिक होना बाकी है, क्योंकि जैसे आपने ठीक बताया, आई थिंक लॉजिस्टिक्स का जो स्कोप है यहाँ पे बहुत है, और इमीडिएट हो सकता है थोड़ा रन अप हो गया हो, बट मेरे मुताबिक इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत, और एक तरह से ये कंपनी है भी थोड़ी सी यूनिक, क्योंकि एक अलग सेगमेंट में इनका बहुत ही अच्छा लीडरशिप पोजीशन है। तो मेरे मुताबिक अभी इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो लॉजिस्टिक्स का एक्सपेंशन है इस कंट्री में उसका, और खास करके जो इनका सेगमेंट है इसमें काफी मैं बुलिश हूँ। मेरे मुताबिक अभी यहाँ पे और काफी स्कोप है ऊपर जाने। ओके, ठीक है। परसों भी इनफैक्ट 11 लाख शेयर थे लगभग गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क ने, और आज ये दूसरा दिन रहेगा, तो स्नोमैन को एक बार फोकस करेंगे। कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। एथर इंडस्ट्रीज के चार्ट को भी लेकर आता है। कल इसमें 6% की मूव थी, क्योंकि इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था यूएस के साथ। अब जो एक लेटेस्ट न्यूज आई है, हालांकि ये न्यूज बाजार में पहले भी थी, सऊदी मेजर अरामको के साथ इन्होंने एक डील करनी थी, अब वो साइन हुई है, लेकिन बाजार इस न्यूज को भी फ्रेश की तरह क्या ट्रीट कर सकता है? 6% की मूव कल ऑलरेडी आ चुकी है लगभग, क्योंकि अजय व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम, मैं चाह रही थी कि उनसे कुछ वैलिडेशन मिले या कुछ आंसर मिले। 200 करोड़ बाजार एस्टिमेशन लेके चल रहा है। भनक थी इस खबर की? हाँ, ये खबर थी। अच्छा, सऊदी अरामको, हाँ, सऊदी अरामको के साथ ये डील करने वाले हैं, और बहुत ही एडवांस पॉलीपल्स जिसको ये बनाने वाले हैं। 200 करोड़ लगभग एस्टिमेशन है कि इनकी टॉप लाइन में ऐड होगा इससे, लेकिन कुछ खास उन्होंने इस पर कंफर्मेशन दी नहीं। लेकिन आज चार्ट चेक कर लेते हैं। एथर के चार्ट्स पर कल एक अच्छा मूव, संतोष, क्या आज भी फॉलोअप आ सकता है?
शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है कि और तेजी आएगी, बट स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक में गिरावट तो नहीं आएगी, स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है, तो कंसोलिडेशन के बाद फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में 1040 से 1060 एक सप्लाई जोन है, वो क्रॉस करता है तो शायद 1200-1300 तक की भी एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, बट वैल्यूएशन एक कंसर्न है, इस वजह से स्टॉक शायद थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। अच्छी न्यूज के बावजूद भी 1040 से 1060 के आसपास थोड़ा सा अटक रहा है। ठीक है, ऑलराइट, वॉच करेंगे फिर एक बार कि आज क्या लेवल्स होते हैं, लेकिन फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी आप बता रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। कल क्योंकि हमने देखा कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स पे देखने को मिल रही थी। सीमेंट सेक्टर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है, उसमें भी आपको अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, थोड़ा दबाव देखने को मिला। एक बार ग्रासिम के चार्ट्स को डिस्कस करते हैं। क्या यहाँ पर फर्दर एक रीबाउंस की एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए सौरभ, क्योंकि अच्छे अपट्रेंड में तो है और अच्छे रोलोवर्स भी थे, लॉन्ग बिल्टअप भी थे अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स में। अभी क्या व्यू बन रहा है आपका सीमेंट स्टॉक्स पे, लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स पे? प्रियंका, सीमेंट स्टॉक से बात करें तो कल के सेशन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, बट अल्ट्रा सीमेंट के चार्ट में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक में जो 8000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो आई थिंक 8000 के स्टॉप लॉस से आई थिंक खरीदारी की सलाह होगी, बिकॉज जिस तरीके से स्टॉक में 3 दिनों पहले एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बनी 20 मूविंग एवरेज की यहाँ से, तो आई थिंक यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ही स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कल के सेशन में जो कैंडल सेलिंग प्रेशर भी है, स्टॉक अभी भी उस कैंडल के ऊपर है, तो यहाँ पे आई थिंक खरीदारी की सलाह होगी। एक 8000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 8300 तक की तेजी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। आप अल्ट्राटेक को खरीदने की यहाँ से बात कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट वो उन्हें लगता है कि एक रिकवरी प्ले आ सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद, यहाँ पर ढूंढने चाहिए मौके खरीदारी के। ठीक है, ऑलराइट, कुछ स्टॉक्स देख रहे थे आप? हाँ, मैं ये देख रहा हूँ इंड्योरेंस टेक। इंड्योरेंस टेक मेरे रेडार पे है। इंड्योरेंस टेक को डायरेक्टर सब लेके आई है। ये जो ऐसे ऑटो एंसरी की अगर हम बात करें तो दो किस्म की हैं, एक है मिड टू स्मॉल और दूसरी है इंड्योरेंस एथर नहीं डॉक्टर साहब, एक है, और दूसरी कैटेगरी है बड़ी जो ऑटो एंसरी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, अलाइंड है। इंड्योरेंस टेक 2 व्हीलर अलाइंड ऑटो एंसरी कंपनी है बजाज के। इसका लंबा चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। आशीष, ये देखिए इंड्योरेंस टेक 1200 के लेवल से सरकता हुआ धीरे धीरे वापस ऊपर आ रहा है। एक टाइम पे ये 1800-1700 के करीब हुआ करता था, डीरेट हो गया, और ये बहुत कोरिलेटेड है इसका बजाज के साथ स्टॉक। इस भाव पे आउटलुक कैसा दिखता है, क्या लेना चाहिए इंड्योरेंस टेक, क्योंकि ऑटो एंसरी में फ्लोज तो हैं? नहीं, डेफिनेटली ऑटो एंसरी में फ्लोज हैं और ऑटो में भी काफी अच्छा मूवमेंट है। इंड्योरेंस टेक को मैंने डेटली ट्रैक नहीं किया, तो आई डोंट वांट टू कमेंट क्या बेस में या इस रेट पे क्या करना चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चार्ट चेक ले लेते हैं। सौरभ, आप जरा बताएंगे इसके चार्ट देख के। और ये स्टॉक का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। स्टॉक में शॉर्ट टर्म में जो एवरेजेस है उसके ऊपर है। स्टॉक में 1550 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक पिछले कई महीनों से 3-4 बार वही लेवल से पलटा है, तो आई थिंक ये 1550 के लेवल के बाद ही फ्रेश एंट्री की सलाह हुई। जिस तरीके से स्टॉक चला है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, एक पुल बैक पॉसिबल है, पर आई थिंक जो क्लियर ट्रेंड है 1550 का लेवल हर्डल क्रॉस होने के बाद ही देखने मिले। पिरामल एंटरप्राइजेस को लेके आइए। आशीष, आप देखते हैं पिरामल एंटरप्राइज? नहीं, ये भी मैंने अभी ट्रैक नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ, पिरामल एंटरप्राइज एक बहुत ही शानदार बड़ी कंपनी है, एनबीएफसी है, लेकिन उसका इशू ये था कि ये बहुत ज़्यादा होलसेल टिल्टेड थी। करीब 75% इसका एंटरप्राइज का जो एनबीएफसी का काम था वो बड़े बिल्डर्स को बड़े होलसेल लोन में था, जो बाजार को पसंद नहीं था, और सही वैल्यूएशन बाजार एनबीएफसी स्पेस में रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसी को अच्छा वैल्यूएशन देती है या फिर टेक्नोलॉजी बैक्ड, और ये थे भाई साहब होलसेल टिल्टेड, तो बाजार ने इनको अच्छे वैल्यूएशन दिए नहीं। इनफैक्ट ये 1400 रुपए के भाव, एक टाइम पे तो बड़ा था, 2200 का भाव था। उसके बाद ये धीरे धीरे डीरेट हुआ, उसके बाद डीमर्ज हुआ। उसके बाद अगर आप देखें इसका लंबा चार्ट देखें डायरेक्टर साहब, तो ये 600 रुपए तक चला गया था, वहां से 600-700 से रिबाउंड करके धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। इस क्वार्टर गॉन बाय में मैनेजमेंट ने होलसेल और रिटेल का जो अपना बुक है वो आधा आधा कर लिया है। जो बुक होलसेल 80% थी, अब वो रिड्यूस होके 50% रह गई है। और मैनेजमेंट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कल शाम को बहुत खास तौर पे अजय पिरामल जी ने बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पे फोकस करेंगे। ये तो हो गया फंडामेंटल मामला। चार्ट्स क्या कहते हैं? 6 महीने का डायरेक्टर साहब दिखाइए, क्योंकि ये चार्ट में आपका पिरामल फार्मा डीमर्ज होने वाला ये एक्शन दिख रहा है। 6 महीने का चार्ट देखिए, ये देखिए 630 का लो बना के स्टॉक धीरे धीरे, इस समय अगर आपको एनबीएफसी खेलना है तो इसमें
रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो सकता है। तो सारे आप ये कह investors- रहे हैं कि इसमें सेलिंग जो लगातार बनी थी वो थोड़ी वो ओवर थम गई है क्योंकि मैनेजमेंट ने जो वादा किया था कि मैं अपना होलसेल कम करूंगा, रिटेल बढ़ाऊंगा, वो इस रिजल्ट में दिख, ओके। हालांकि 3-4 क्वार्टर और लगेंगे, लेकिन दिख रहा है। ये तो फंडामेंटल मामला। चार्ट समझ लेते हैं संतोष से। संतोष, 630 वाला 780 इस भाव पे लेना चाहिए? अजय जी, नियर टर्म में तो बॉटम जरूर बन चुका है 650 के आसपास, लेकिन अभी इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक बैठा हुआ है। पिछले 1.5 साल से एक चैनल में चल रहा है, डाउन स्लोपिंग चैनल में, और एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस के आसपास बैठा हुआ है। तो मुझे रिस्क लग रहा है कि शायद यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक पहले एक बार स्टॉक वापस से करेक्ट हो सकता है, फिर से लोअर लेवल से हमको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अभी 800 के लेवल के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और स्टॉक शायद 725 तक जा सकता है। वहां मिले तो वो एक एंट्री के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी के लिए मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, इस बीच रत्नेश गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत और उनसे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए सर, आपके आज की कॉल्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बाजार में ऐसा लगता है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंडाइसेस में थोड़ी सी छिड़कानी नहीं करनी चाहिए, वहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं 2 स्टॉक लेके आया जो कि मिड कैप से रहेंगे। पहला टाटा कॉफी के रहेगा। एक कंसोलिडेशन के बाद में अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था परसों के सत्र में, कल का वापिस से थोड़ा सा म्यूटेड रहा। तो टाटा कॉफी में बाय करना चाहिए। 228 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 250 का टारगेट रहेगा। दूसरा रहेगा एनएचपीसी। एनएचपीसी में काफी अच्छा कंसोलिडेशन इसमें भी हमको देखने को मिला। कल के सत्र में एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है 42.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 47.50 तक के टारगेट हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डन। हालांकि अभी इंडिकेटिव टिक्स में जो इंडेक्स लेवल अभी फ्रीज नहीं हुए, लेकिन जो लेवल्स दिखा रहा था ना वो बड़े खतरनाक से थे। 250 से 300 पॉइंट नीचे निफ्टी दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अभी 32 पॉइंट हो गए। तो खैर, लेकिन फिर भी कौन ऐसा है जो 250-300 पॉइंट इंडिकेटिव टिक्स में जाके नीचे, उसके साथ अभी रत्नेश जी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, छेड़खानी कर रहा है। तो छेड़खानी कर रहा है वो जाके 18,300 350 पे आके। देखते हैं लेवल्स की इंपॉर्टेंस है, आगे क्या होगा देखेंगे इसमें। फेडरल बैंक, एक बार ये शेयर भी पता कर लेते हैं। एक बार संतोष सर आप चेक करेंगे फेडरल बैंक, ये आज का ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है, चल सकता है क्या? फेडरल बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से काफी कंसोलिडेशन मोड में और अंडर परफॉर्म कर रहा है दूसरी प्राइवेट बैंक्स को। और स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा वीक होते नजर आ रहा है स्टॉक, क्योंकि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने में स्ट्रगल कर रहा है। अब रिस्क ये है कि जो इसका मेजर सपोर्ट था 122 से 123 का, वो ब्रेक हो सकता है। अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक बार शायद गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक शायद 111-110 के लेवल को विजिट कर सकता है, लेकिन वो एरिया बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी के लिए मेरे हिसाब से फेडरल बैंक से दूर रहना चाहिए। कोई गिरावट मिलती है तो फिर खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स पे समझ लेते हैं। पूजा से हमारे लिए एक्शन स्टॉक्स लेकर आई हैं, आइए उनसे समझते हैं। इन स्टॉक्स पे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे ट्रेडिंग की भी राय लेंगे एक्सपर्ट से। पूजा बताएं। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। यहाँ पर कनाडा पेंशन प्लान 1.7% हिस्सेदारी बेच सकता है। कल के बंद भाव से अगर बात करेंगे तो करीब 5% डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील होने की संभावना है। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा पर भी नजर रखिए। सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो टोल कलेक्शन में 20% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा एचएएल भी फोकस में रहेगा। 27 जून को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। कैपेसिटी प्रेफरेंशियल इशू के जरिए करीब 96 करोड़ कंपनी जुटाएगी, जिसमें परम वैल्यू, विकास खेमानी जैसे जो निवेशक हैं वो यहां पर निवेश कर सकते हैं। और कैप्री ग्लोबल का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है प्रस्तावित निवेशकों में। और आखिर में यूनिपार्ट्स इंडिया, इस कंपनी का 46% हिस्सेदारी के लिए करीब 90 लाख शेयरों का लॉकिंग खुलेगा। और जब हम अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी शेयर का लॉकिंग खुलता है तो उसका एक रिएक्शन स्टॉक पर दिखता है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर आप नजर रखें। चलिए ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया था। थैंक्स फॉर हाइलाइटिंग यूनिपार्ट्स आल्सो। पूजा, यूनिपार्ट्स के चार्ट्स एक बार सौरभ से चेक कर लेते हैं। लॉक इन खुलेगा, क्या रिटेल पार्टिसिपेट करे या नहीं? चार्ट्स क्या बताते हैं अभी सौरभ? प्रियंका, यूनिपार्ट्स के स्टॉक को देखिए तो रेंज में ही चल रहा है। 575 के आसपास, 570 से 580 रेजिस्टेंस है। ऑन द डाउन साइड 560 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आई थिंक 580 का लेवल क्रॉस होने के बाद ही फ्रेश मोमेंटम देखने मिलेगा। इन दैट केस 600 तक की तेजी स्टॉक में देखी जा सकती है। 575 या 580 का लेवल क्रॉस होने का वेट करूंगा, उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग बनाऊंगा। जिस तरीके स्टार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक काफी समय से नैरो रेंज में चल रहा है। आई थिंक 580 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम वापस काउंटर में आते हुए देखे जा सकते हैं। ऑलराइट,
ओके, शुक्रिया सौरभ आज समय देने के लिए भी और अपनी सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। चलिए एक बार फिर से आपको आज सुबह जब हम हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से बात कर रहे थे बाजार पर और कौन से स्टॉक्स पर उनका व्यू इस वक्त बन रहा है, एक बार उनकी कन्विक्शन आपको फिर से सुनवाते हैं। शुगर स्टॉक्स में कल गिरावट आई थी, मुझे लगता है कि वो जो गिरावट है रह सकती है बिकॉज मॉनसून जिस समय डिलेड है। इस समय शुगर के अंदर मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशंस है ग्लोबली वह भी थोड़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो शुगर के अंदर मुझे लगता है कि गिरावट सी आ सकती है। कोई खास ऐसे बड़े स्टॉक्स है नहीं अजय कि जिनको हम स्पेसिफिक ले सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि इस समय आपको अगर जो ट्रेड मिलेगा वह ट्रेड अभी भी बैंक्स में ही मिलेगा। ठीक है, बैंक्स में ट्रेड शुगर स्टॉक्स को अवॉइड करें, ये व्यू आ रहा है निकुंज से। कुश वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। आज के ट्रेडिंग आइडियाज से शुरुआत करते हैं। ये अजय, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप बाय ऑन डिप्स का ही है मार्केट्स में। इसके चलते मेरे जो दोनों कॉल्स हैं दोनों ही बाय साइड पे है। पहला है भारत फोर्ज। अगेन इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है, ऑफ हाईज क्लोज हुआ था लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो भारत फोर्ज अब बाय करके चल सकते हैं। 830 एंड 845 का टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे 810 का लेके चलें। द सेकंड स्टॉक वेरी सिमिलर मिड कैप स्पेस से है, त्रिवेणी टर्बाइंस। इस स्टॉक में भी हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है, पिछले हफ्ते भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। त्रिवेणी टर्बाइंस बाय करके चले 421 एंड 429 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका 404 का रहेगा। त्रिवेणी और भारत फोर्ज दो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स कुछ को अच्छे लगते हैं। फार्मा स्टॉक के चार्ट्स की बात करें, आरपीजी लाइफ में कल एक मूवमेंट हुआ। आरपीजी लाइफ जो सीएट मैनेजमेंट की कंपनी है आरपीजी ग्रुप की, उसके चार्ट्स लेके आइए डायरेक्टर साहब। कल 4% ऊपर लास्ट आवर ट्रेड में, वो एक तरह से 800 रुपये का लेवल इसने क्रॉस किया है। संतोष, बहुत दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था, क्या ये रेंज के बाहर आने की अटेम्प्ट कर रहा है? क्या रिस्क वॉर्ड यहाँ अट्रैक्टिव है आपके हिसाब से या अवॉइड? नहीं, इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है क्योंकि स्टॉक एक क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक कल अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, तो लग रहा है कि स्टॉक शायद मोमेंटम पकड़ते नजर आएगा और एटलीस्ट 900 के लेवल इसमें देखने को नजर आ सकते हैं और 900 का लेवल क्रॉस होता है तो इसमें जो ऑल टाइम हाई के 1000 रुपए के आसपास के शायद वो भी रीटेस्ट होते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस भी आपका छोटा ही बन रहा है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 780 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हो। ऊपर में आपका पहला टारगेट रहेगा 900 और 900 क्रॉस करता है तो 1000 रुपीज का अगला टारगेट रहेगा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ एक और शेयर भी है जो मुकेश अंबानी की ही कंपनी के तौर पर है, और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड के RIIL के नाम से होगा। एक बार जरा संतोष आप माफ़ कीजिए खुश, आप जरा इस शेयर को चेक करो, इस शेयर के अंदर भी दम है क्या चलने का? 2500 के ऊपर रिलायंस है, तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा को छोड़े, यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है पैटर्न, तो बेस तो पक्का हो चुका है। बिल्कुल, यू आर राइट। देखिए, मोमेंटम अच्छा खासा है, बेस भी इसमें बन चुका है, टर्न अराउंड हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है। बस यही एक कंसर्न है कि इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है इसको क्लोजिंग बेसिस पे ये सरपास नहीं कर पाया है। 2 आउट ऑफ द लास्ट 3 डेज स्टॉक ने ये जो लेवल है इसका 960 का, इसके ऊपर छलांग बिल्कुल लगाई थी, बट क्लोजिंग बेसिस पे सक्सेसफुल नहीं रहा है। सो मेरे लिए ये क्रिटिकल लेवल रहेगा। मोमेंटम डेफिनेटली अपवर्ड्स है, लेकिन 960 का लेवल क्रॉस होगा तब इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें, वरना हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो, थोड़ा सा डिप इसमें देखने मिले। सो 960 के अप, इसके आप 960 के बियॉन्ड आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अप अंटिल दिन थोड़ा वेट करें। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। बिग बोल्ड ब्रोकरेज आपका इंतजार कर रही है, आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आपको बताने के लिए। आशीषा बताएं आज की रिपोर्ट क्या है? जी हाँ, आज लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स फोकस में रहेंगे। मक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने कई लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स को डाउनग्रेड कर दिया है। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स स्लो हो सकते हैं कंपनी के लिए। रेगुलेटरी रिस्क की बात करें तो रेगुलेटरी रिस्क भी एक कंसर्न हो सकता है पूरे सेक्टर के लिए। वैल्यूएशन, अभी के वैल्यूएशंस को कंपेयर करें तो कंपनी मक्वेरी का मानना है कि लिमिटेड अपसाइड देख सकते हैं इन लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स में। उन्होंने अपने VNB मल्टीपल्स कट कर दिए हैं, उनके प्राइसेस 15 से 17% से घटा दिए हैं। उन्होंने HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और SBI लाइफ को डाउनग्रेड कर दिया है और न्यूट्रल की रेटिंग दी है वर्सेस अर्लियर जो आउट परफॉर्म की रेटिंग थी। HDFC लाइफ पर अब टारगेट 556 रुपीज़ पर शेयर है वर्सेस 655 जो उनका पहले का टारगेट था। ICICI प्रूडेंशियल को भी डाउनग्रेड कर अब 486 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है।
उनका मानना है कि सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है। याद रखें, लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो 13% से अंडर परफॉर्म किया है पिछले 12 महीनों में, और मक्वेरी का मानना है कि लिमिटेड अपसाइड हो सकता है इन करंट लेवल से और अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है। इसी के चलते उन्होंने अपने एस्टिमेट्स घटा दिए हैं, टारगेट प्राइस घटा दिया है और सभी सेक्टर्स पर डाउनग्रेड की रेटिंग दी है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। तो रेगुलेटरी रिस्क के चलते, शुक्रिया आशीषा, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ थोड़े कंसर्न्स दिख रहे हैं मेरे को, और ब्रोकिंग लाइफ काउंटर्स को, इंश्योरेंस काउंटर्स को डाउनग्रेड किया। 2 दिन पहले इनके अच्छे डेटा आए थे, तब स्टॉक सारे चल रहे थे, तो क्या आज स्टॉक्स इस रिपोर्ट पे प्रेशर में आ सकते हैं? कुछ आप बताएं, आज इंश्योरेंस काउंटर्स पर क्या शॉर्ट लेंगे एफएनओ बेस्ड? HDFC लाइफ जो आप मैंने मेंशन कर रहे हैं, डेफिनेटली रेजिस्टेंस के पास है, और अगर कल का मूवमेंट देखें तो इतना इंकरेजिंग नहीं था। सो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 695 के करीब रखें। यहाँ पे पहला टारगेट जो है आपके लिए ये 580 का होगा, दूसरा टारगेट जो है ये 575 का मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। तो जरा सा रेजिस्टेंस के पास है और वहां से ही नीचे स्लिप हुआ है। सो HDFC लाइफ थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है फॉर द डे। JSW स्टील लेके आई है। कल JSW स्टील में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन दिखाई दी, 4% ऊपर था स्टॉक, लेके आई डॉक्टर साहब, आज भी 750 के ऊपर दिखाई दे रहा है। रत्नेश, JSW के स्टील के चार्ट्स आपको कैसे दिखते हैं? JSW स्टील का चार्ट देखेंगे, ओवरऑल अगर बड़े चार्ट पे देखेंगे तो काफी अच्छा इसका परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। पूरे सेक्टर में इसमें आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। रिसेंट में भी अब राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल रहा है। अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। इंडिकेटर भी पॉजिटिव साइन दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी ताकत है 775 780 तक जाने के लिए। किसी ने ले रखा तो उसको बने लेना चाहिए। कोई नई फ्रेश एंट्री भी लेना चाहता तो उनके लिए भी स्टॉप लॉस 720 रुपए का बनेगा और टारगेट इसमें बनेंगे 775 तक के पहले नियर टर्म। 18,650 के ऊपर खुलने की आपको अंदेशा दिखाई दे रहा है इस समय। निफ्टी कल का टॉप था, इनफैक्ट अभी रिसेंट परसों का टॉप अगर आप देखिए तो 18,720-25 के आसपास चला गया था। वहां से 50-60 पॉइंट नीचे आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है। 15-20 मिनट थोड़ा रुकें, किस तरफ करवट ले रहा है बाजार देख लीजिए, उसके बाद जंप करिए, क्योंकि दोनों साइड एक बाजार में ये भी चांस आ रहा है कि भाई थोड़ा सा अच्छा खिंचा हुआ है, थोड़ा उतरने दीजिए फिर फ्रेश पोजीशन लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मौका सही है, लिक्विडिटी बहुत मजबूत है। सतनेश, आप किस लेवल्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी में हाथ लगाएंगे? निफ्टी में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, थोड़ी सी इंडाइसिस में भी छिड़कानी नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बाजार में अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा अपवर्ड गैप एरिया आप देखेंगे तो 25 मई में भी चार्ट में अपवर्ड गैप एरिया खड़ी हुई है, वहीं पे 26 मई की भी एक अपवर्ड गैप एरिया खड़ी। तो एक कंसिस्टेंट ऐसा एक थ्योरी रहती है कि ये जो अपवर्ड गैप एरिया बनी है बाजार को कहीं ना कहीं फील करना चाहिए, ये एक अच्छा सिग्नल रहता है। तो थोड़ा सा हल्का होता है बाजार यहाँ से, तब फिर एक वापस से अच्छी तेजी हमको देखने को मिलेगी। तो अपर साइड में तो मेरे हिसाब से जरूर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 18,800, एक काफी बड़ा सप्लाई जोन है। आप ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा कॉल राइटिंग एक्टिविटी खड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी 18,800 इमीडिएट जल्दी निकालेगा। 18,600 या 18,550 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक जरूर एक पोजिशन लॉन्ग साइड में मेरे हिसाब से जाना चाहिए। 2 स्टॉक आपको दिखा दूं प्री मार्केट में आई, कल के बड़े डाउन मूव के बाद आज भी 6% नीचे आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट अभी कैरी करके गए हैं लोग, इसके अंदर लग रहा है। और उसके बाद आप देख लीजिए कोटक में 5% डिस्काउंट था प्री मार्केट में। कोटक बैंक 3% नीचे आपको नजर आ रहा है, 1.5% हो गया। ये भी ब्लॉक गिरने वाला होगा जैसे ही बाजार होगा। ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं क्या डिम्पी आपको होते हुए या अभी नहीं? F5 विंडो में होगा ये ब्लॉक, जैसे ही बाजार खुलेगा हाँ, इसमें ब्लॉक हो जाएंगे। तो खैर प्री सोल्ड है, लेकिन आप जल्दबाजी मत करिए बड़ा डिस्काउंट देख के, ये हमारी कॉल है। टाटा मोटर्स भी चलने के बाद थोड़ा कमजोर लग रहा है। टाटा मोटर्स का लिखिए डॉक्टर साहब ग्राफ, खुश टाटा मोटर्स क्या भाव पे लेंगे? सो अजय थोड़े से डिप का वेट करेंगे। 555 के लेवल्स के आसपास इसमें री एंट्री की जा सकती है। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इसके लिए 555 के करीब मिले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। अगर आज आपको चेक करना हो कि बाजार थोड़ा कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, एक बार ना बैंक निफ्टी को 44,000 के नीचे कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से जा रहा है और कितनी देर तक रह रहा है,
ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो नियर बाय सपोर्ट पे है। निफ्टी का सपोर्ट अभी 150 पॉइंट दूर है 18,500 का, तो आपको ना क्लियर पिक्चर नहीं देगा, बट बैंक निफ्टी अच्छी पिक्चर देगा। तो इसलिए क्लियरली बैंक निफ्टी को आज वॉच कीजिएगा। 44,000 के ऊपर खुल रहा है, ये ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से आपको बता पाएगा। दूसरा पॉइंट है निफ्टी के अंदर आज जो टॉप लूजर्स बन रहे हैं ना, मैक्वारी की रिपोर्ट अभी आपने देखी, आशीष ने आपको बताया, उसके दोनों बड़े कंटेंडर HDFC लाइफ और SBI लाइफ आज कमजोर खुल रहे हैं। आज पक्के शेयर्स में NTPC करीब 1% ऊपर खुल रहा है, हमने सुबह आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी। खैर, मार्केट ओपन हो रहा है, एडवांस डिक्लाइन 1000 के आसपास होगा, 1186 का नंबर इस बार आया है और 250 शेयर कमजोर है इस बार खुलते हुए दिख रहे हैं। 18,650 के आसपास निफ्टी की ओपनिंग है। बैंक निफ्टी 44,038 पे है, 51 पॉइंट की बढ़त वहां पे, 13-14 पॉइंट की बढ़त वहां पे है और सेंसेक्स भी मामूली 15 पॉइंट के साथ ही ऊपर है। अगर आप देख रहे हैं पहली बार आपको फील ऐसा हो रहा होगा, जिस निफ्टी ज़्यादा ठीक था लेकिन हम उतने बड़े गैप के साथ नहीं खुल रहे, ये पहली बार आपको फीलिंग आ रही होगी काफ़ी दिनों के बाद, और जो स्क्रीन रीडिंग करना जानते हैं उनको ये साफ से समझ में आ रहा होगा। खैर, मैं निफ्टी के टॉप लूजर्स और गेनर्स जल्दी जल्दी आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प ऊपर आ रहा है, मॉनसून की सुगबुगाहट आते ही, कॉस्ट प्रेशर कम होते ही, रूरल की चर्चा शुरू होते ही हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ा बस आ जाता है, 1 से 1.5% ऊपर है। NTPC 0.25% ऊपर, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस भी आज करीब 0.1% ऊपर शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टाइटन के अंदर भी है आज शुरुआती बढ़त, और डॉक्टर रेड्डीज भी 0.5% से ऊपर है। आते हैं कमजोर शेयर्स के अंदर, सिप्ला, HDFC लाइफ, SBI आज नीचे है। बैंकिंग काउंटर्स में दो बड़े कंटेंडर SBI और इंडसइंड बैंक आज ये नीचे हैं। IT का सपोर्ट जो कल आपको मिल रहा था थोड़ा, वो आज फिर से थोड़ा कम हो रहा है। इन्फोसिस आज 1/4% नीचे है। इसके अलावा ITC, टाटा स्टील ये 1/4% नीचे है। कुल मिला के मोटा मोटी बात ये है अभी तक की स्क्रीन देख के वो ये कि 1200 प्लस शेयर एडवांसेस के अंदर और 416 शेयर डिक्लाइंस के अंदर हैं। इस बीच जो अजय आप ब्लॉक डील की बात बोल रहे थे, वो 1.6% के आसपास की डील है, करीब 6,000 वैल्यूएशन की 1 करोड़ की डील है, वो कोटक की लग रही है। तो कोटक एक बार आपको दिखा देते हैं, अभी फ्लैट है, लेकिन जैसे अजय आपको बता रहे थे 2-4 मिनट एक बार रुक जाइएगा, कूद के आना नहीं है, इस डील को कंपाइल हो जाने दीजिए, डायरेक्शन मिल जाएगी तब आप इसके अंदर उतरेगा। दूसरा बजिंग स्टॉक्स था IEX, एक बार जरा दिखाइएगा। IEX भी शुरुआत में करीब वो 6% नीचे था, अब वो 10% नीचे आ गया है। अभी एंटीक ने भी एक रिपोर्ट दी, 105 तक का कह रहा है वो टारगेट इसके अंदर पहुंच जाएगा, तो IEX भी एक कमजोर कैंडिडेट है। जल्दी से नेक्स्ट 50 वाले शेयर चेक कर लेते हैं, वहां पे क्या हो रहा है। HDFC AMC कमजोर है आज, जनरल इंश्योरेंस कमजोर है, इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर भी 0.5% के आसपास की आपको कमजोरी देखने को मिल रही है। आज जो मजबूत शेयर हैं इस नेक्स्ट 50 के अंदर, वो दिखेंगे आपको ABB, बायकॉन, येस बैंक को 1 मिनट के लिए छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, टोटल गैस और ट्रांसमिशन, DLF भी आज 0.5% ऊपर है। कमेंट्री अभी आपको प्रियंका थोड़ी देर पहले बता भी रही थी। पिरामिल एंटरप्राइजेस भी 0.5% ऊपर है। जब से जून सीरीज शुरू हुई है तब से पिरामिल के दोनों शेयर काफ़ी एक्टिव हैं, ये हमने आपको बताया भी था। 33 पॉइंट की बढ़त है, बाजार अपने शुरुआती झटके को थोड़ा डिस्काउंट करके अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कितना चलता है। 1300 शेयर एडवांसेस के अंदर है, इसका मतलब बाजार का मूड और माहौल आज शुरुआत में तो ठीक लग रहा है। प्रियंका, छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल दिव्य, आज एक्चुअली सारे सेक्टर से शुरुआत तो अच्छी दिख रही है। थोड़े से मेटल्स हल्के एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स इस वक्त फ्लैट काम कर रहे हैं, लेकिन आप मिड कैप स्पेस में कई कुछ स्टॉक्स की आप बात कर रहे थे। नेक्स्ट 50 में भी जो थे ABB जैसे स्टॉक्स, वहां पर मूव है। वरुण बेवरेजेस आपको फिर से वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। वी-गार्ड जैसे स्टॉक्स में, इंडियन होटल जैसे स्टॉक में आपको मूव दिख रही है। टाटा एलेक्सी लगातार चल रहा है, वहां पर आपको मूव दिख रही है। फोर्टिस हेल्थ केयर और रियल एस्टेट में ब्रॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स हैं, तो कोई बहुत बड़ी मूव किसी ने, टाटा टेली में आपको 5% की मूव जरूर दिखाई दे रही है। अदरवाइज IEX के भी आपने बात की ही, वहां पर प्रेशर है। और IT में भी सारा IT नहीं चल रहा, कुछ सेलेक्टिव। टाटा एलेक्सी न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है, वहां चल रहा है। परसिस्टेंट आप देखें मिड कैप IT में जो काफी पसंदीदा है, वहां पर 2% का इनफैक्ट डेंट है। PB फिनटेक पर कुछ अंडरवेट रिपोर्ट्स आई थी कल, उसका इम्पैक्ट आपको अब भी दिख रहा है। लगभग 1.5-2% की गिरावट आज यहाँ पर भी है। तो मेटल्स एक पैक है जहाँ से थोड़ी सी सॉफ्टनेस है। देखते हैं कि बाजार में रिकवरी आती है या फिर फर्दर और ये सेक्टर वीक होता है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ओपनिंग ट्रेड्स अपने पैनलिस्ट से ले लेते हैं। कुछ जो आपने अभी तक शेयर किया, उसके अलावा कहीं नजर गई आपकी? बाजार खुले 3-4 मिनट हो गए। बिल्कुल अजय, और जो मेरे लिस्ट में स्टॉक्स आ रहे हैं वो एक्चुअली मिड कैप स्पेस से ही हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रैक्शन देयर आई कैन सी राइट नाउ। एक स्टॉक जो हमने काफी बार डिस्कस किया है विच इज कल्याण ज्वेलर्स। देखिए ये स्टॉक मार्केट कंडीशन असाइड तो पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेट कर रहा है। 113 का इसका एक जोन है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, एक लेवल है जिसे क्रॉस नहीं कर पाया, फिलहाल इसके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से अगर ये अगले
से 20 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखेंगे। 117 तक के पहले टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं, 120 इसका दूसरा टारगेट होगा और जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है 110 का लेके चले। तो कल्याण ज्वेलर्स कुछ दिनों से हमारे रेडार पे है, आज 113 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। सो इफ इट क्रॉसेस एंड सस्टेन्स दिस इज अ बाय। ठीक है रत्नेश, आपका ट्रेड क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड? रत्नेश, ओपनिंग ट्रेड में मेरी तरफ से रहेगा एक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ा सा जो लीडर है उन्हीं में तेजी हमको देखते हुए मिल रही है। तो इसमें हीरो मोटो मुझे एक अच्छा दिख रहा है, हीरो मोटो मुझे एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 2970 का। और मुझे ऐसा लगता है आज के सत्र में ही इसमें कहीं ना कहीं हमको 3070 से 3100 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके संतोष, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा हीरो मोटोकॉर्प पे बाय लगाते हुए रत्नेश का? संतोष, मेरी नजर ब्रिटेन, इसमें मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है। स्टॉक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना था परसों के ट्रेडिंग सेशन में, कल स्टॉक कंसोलिडेट किया और स्टॉक आज फिर से बड़ा मुंह दिखा रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक दिन बड़ी तेजी के बाद स्टॉक रुकता है तो अगले दिन फिर से 3-4% का मुंह देखने को मिल सकता है। तो ये आज कैंडिडेट हो सकता है जहां पर आपको 3% 4% की तेजी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे 5000 के कॉल राइटर मुझे थोड़ा सा ट्रैप नजर आ रहा है, तो इस स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। कंज्यूमर स्टॉक्स लेके आई है, HUL लेके आई है, इमामी लेके आई है। इमामी ने कल शाम को 8 से 10% की ग्रोथ की गाइडेंस दी है। इमामी डेज हाई की तरफ है, उसका 3 महीने 6 महीने ग्राफ भी लेके आई डाक्टर साहब, 390 का भाव है। संतोष, इमामी में बेट करेंगे क्या इस भाव से? यस, FMCG स्टॉक्स फ्लेवर में है। इमामी में का चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फिर भी एक बेस अच्छा है 385 के आसपास। तो अगर कोई 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहता है तो कर सकता है। अगर 385 होल्ड करने में कामयाब हुआ तो हमको शायद 425 तक की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। और इनफैक्ट अभी तो शुरुआती रुझान आपको सारे स्पेस में अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एक बार शुगर स्पेस से भी कुछ स्टॉक्स निकल कर आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी लगभग यहाँ 2.5% की तेजी है, मन्नापुरम में भी लगभग 2% की तेजी है। क्या शुगर स्पेस पर आपकी नजर गई रत्नेश? बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर या कोई और शुगर काउंटर? शुगर स्टॉक्स में काफी ज्यादा हमको एक तेजी देखने के बाद में बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वापस से कुछ एक्टिविटी वापस से जनरेट हुई थी 2 दिन पहले, अब कल कंसोलिडेशन रहा। और मेरे हिसाब से जो शुगर स्टॉक में आउट परफॉर्म करेगा वो मगध शुगर रहेगी। आपने जो बलरामपुर चीनी या रेणु का बताया उसके अपार्ट मेरे हिसाब से मगध शुगर पे ध्यान देना चाहिए। मगध शुगर में एक 370 रुपए का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो 370 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आने वाले दिनों में हमको पहला टारगेट जो 405 का बनेगा, उसके बाद में 440 रुपए तक की भी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। राइट आशीष, मैं आपसे टेक्सटाइल स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा। गोकुलदास में एक बहुत बढ़िया बेस बन के अच्छा मूव शुरू हुआ है, आज भी 2.5% ऊपर है और लंबी लिस्ट है। वैसे तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा ये भी हो रहा है कि कॉटन प्राइस नीचे आ गए। आप टेक्सटाइल में कोई स्टॉक पर नजर रखते हैं? देखिए डेफिनेटली मैंने तो अब एक टेक्सटाइल में अभी वेरी शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा मूव हो सकता है पॉसिबल। गोकुलदास एक्सपोर्ट आपने बिल्कुल ठीक बताया, एक बहुत दिग्गज काउंटर है, इसमें आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा मेरे मुताबिक टेक्सटाइल अगर आप देंगे तो आपको वर्धमान जो है क्लियर लीडर है और उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वर्धमान मेरे मुताबिक एक टॉप चॉइस होनी चाहिए। एंड गोकुलदास ऑफ कोर्स इज अनदर वन विच इज गुड। पर टेक्सटाइल मेरे मुताबिक सब तरह से अगर देखा जाए तो अगले 6 या 8 महीने इसके लिए अच्छे होने चाहिए और यहाँ से ये सब दिग्गज काउंटर्स का अच्छा मूव पॉसिबल है। ये 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आपने देखा है, आज भी अच्छी बाइंग आ रही है। IPO के बाद घट गया था, उसके बाद 600 के ऊपर आ गया। आज मैनेजमेंट आए थे, बड़ी अच्छी 30-35% ग्रोथ की कमेंट्री देखे गए। आपका मौका लगा 5 स्टार चेक करने का आशीष? देखिए मेरे साथ एक स्टॉक एक अच्छा है, अगर थोड़ा अलग सा बिजनेस है इसका, बट अगर आप थोड़ा हल्का सा रिस्क लेके एक रिटर्न की अपेक्षा करते हैं तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा आशीष से। एक IPO आया कल आशीष, हालांकि हमने कवर किया था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि IQ जो लाइटिंग कंपनी है, LED लाइटिंग का हाल ही में IPO आया। हम देख रहे हैं कि डिक्सन में बहुत इंटरेस्ट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हैं, एम्बर में वापस आ गया बट ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो बड़े हैवी वैल्यूएशन के ऊपर बैठे हुए हैं, 40-50 टाइम। IQ ने एक अपना IPO जो लॉन्च किया वो 25-30 टाइम फॉरवर्ड ही
उसको प्राइस किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ गया है। आपका मौका लगा आशीष? IQ लाइटिंग में 66% टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। आप लेंगे स्टॉक को या एडवाइस करेंगे अपने व्यूअर्स को कि भाई लेने लिस्टिंग के बाद डेफिनेटली अगर आईपीओ प्राइस में अगर लिस्टिंग के बाद दोबारा आईपीओ प्राइस के आसपास मिलता है तो मेरे ताल्लुक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम ठीक बताया कि आई थिंक इस पूरी स्पेस में बहुत अच्छा मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में ऐसा मानना है कि PLI स्कीम को लेके प्लस जो चाइना +1 का एक अपना फोकस है, इस वाली स्पेस में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा और मेरे ख्याल मिल भी रहा है। अगर आप रिजल्ट का अगर देखें और डिक्सन आपने ठीक बताया तो क्लियर लीडर है और बहुत एक्सपेंसिव है, बट IQ मेरे मुताबिक अगर जिस प्राइस पे आया है काफी अट्रैक्टिव है और अगर दोबारा से आपको मौका मिले उस प्राइस पे आफ्टर लिस्टिंग या उसके आसपास तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ओके ठीक है, तो आप इसमें बाइंग रेकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और देखते हैं जहाँ अच्छा मोमेंटम है। नौकरी के स्टॉक में भी आज फिर से एक मूवमेंट दिख रही है, लगभग 8% है। कुछ नौकरी के स्टॉक को इन लेवल से रेकमेंड करेंगे बाय करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए एक अच्छे खासे डिप के बाद एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, इसमें अपटिक हमें देखने मिल रहा है ऑन द मोमेंटम इंडिकेटर्स एज वेल। तो आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। जो रिसेंट लोज बनाए थे स्टॉक ने 4150 के करीब के, इनको अपना स्टॉप लॉस लेके चले। 4300 ये आपके लिए पहला टारगेट होगा, 4375 ये दूसरा टारगेट होगा। मोमेंटम अपवर्ड्स है, माइल्ड कंसोलिडेशन है अलोंग विद द मार्केट्स, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। द स्टॉक कुड राइज हायर फ्रॉम हियर। कमजोर में ये AMC स्टॉक्स में खासी कमजोरी दिखाई दे रही है। HDFC AMC चला हुआ स्टॉक है, क्या इसके अंदर फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट किया सकते हैं? क्या ये मंदी का सौदा करें 1900 के भाव से? कुछ आप जरा चार्ट चेक करके बताएंगे। अजय कर सकते हैं, क्योंकि जो गैप डाउन ओपनिंग दी है बहुत ज्यादा हमें रिकवरी देखने मिली है। आई मीन ऑफ कोर्स ऑफ द लोज है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1900 और 1875 के टारगेट्स के लिए इसे शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सडन एक डाउनटर्न हमें यहाँ पे देखने मिला है। हल्का सा नेगेटिव डाइवर्जेंस भी था, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। सो कपल ऑफ फैक्टर्स पुट टुगेदर यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस जो है ये 1960 पे रखें, जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज बन रहा है। तो डेफिनेटली इन कॉशियस मार्केट लाइक दिस आप एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना चाहें, देन HDFC AMC is one of the candidates. ओके सीमेंट स्पेस में डालमिया भारत, इसमें ज्यादा मूव आई भी नहीं थी पीछे जब सीमेंट स्पेस सारा चल रहा था। आज डालमिया भारत में अच्छी मूव है, लगभग 3-3.5% की मूव है। क्या संतोष ये लेट मूवर है? इनफैक्ट इज इट अपडेटेड राइट और नॉट? एक बार आप देखेंगे डालमिया भारत पर क्या मूव रहेगी। डालमिया भारत की बात करें तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। नीचे एक सपोर्ट है आसपास 2100 के आसपास, ये होल्ड करता है तब तक व्यू बुलिश ही बना रहेगा। 2100 के स्टॉप लॉस से आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। 2100 के नीचे फिसलता है तो फिर शायद एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, स्टॉक फिर 1950 तक जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। इस बीच पिछले कुछ लास्ट मिनटों में हमने देखा है कि SBI लाइफ जैसे काउंटर्स में थोड़ी मूव आई है और इनफैक्ट ITC हालांकि फ्लैट है लेकिन थोड़ा हरे निशान में जरूर ट्रेड कर रहा है। कंजम्पशन बेस्ड के कुछ दूसरे काउंटर्स में टाइटन जैसे स्टॉक्स में भी मूव है। टाइटन में थोड़ा सा लगाट हो गया है कुछ, लेकिन आज इसमें जो है मूव दिख रही है, क्या आप इसे बाय करेंगे? जी हाँ, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से टाइटन हमारे रेडार पे रहा है और 2900 के टारगेट्स के लिए हमने इसे डिस्कस किया था, वो भी हिट हुए हैं इन द लास्ट डे और टू। सो यहाँ पे अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। आप देखिए अपस्विंग में है, हो सकता है कि इस 2900 के लेवल के आसपास थोड़ा सा पॉज हो, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। सो मैं कहूंगा अगर किसी ने बाइंग नहीं इनिशिएट की है तो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। योर फर्स्ट टारगेट विल बी 2950 और 2980 का जो लेवल है ये आपके लिए सेकंड टारगेट के तौर पे एक्ट करेगा। फ्रेश बाइंग के लिए कहूंगा आज का जो लो है 2880 का, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। इनफैक्ट आपको अब देखिए 5% 5 स्टार चल गया है, जबरदस्त। ये PTC इंडस्ट्रीज जरा लेके आइए। PTC इंडस्ट्रीज ये कंपनी अब पहले BSE पे था, PTC फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं, PTC इंडस्ट्रीज। ये जो है पहले सिर्फ BSE पे था, अब ये NSE पे भी लिस्ट होने जा रहा है। खुश जरा PTC इंडस्ट्रीज का चार्ट चेक करके बताइए। अजय वर्टिकल राइज है, अगर मैं देखूं तो पिछले 6 से 7 सेशन पहले ये 2400 के लेवल्स के आसपास था,
एंड अब 3100 क्रॉस कर चुका है। तो डेफिनेटली ओवर स्ट्रेच्ड है। वॉल्यूम बैक्ड मूव्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं द बक हैज टू स्टॉप। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड आज भी देखने मिल रहा है। फ्रेश बाइंग तो मैं यहाँ पे नहीं इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। स्टॉक डिप होता है 2900 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, तब एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें। बट अप अंटिल देन मेरे लिए ये वेट एंड वॉच का ही कैंडिडेट रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैं कहूंगा अगर आप लगाना चाहें तो 3000 3050 के आसपास लगाएं, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए 2900 के लेवल्स का वेट करें। अच्छा खासा जंप ऑलरेडी आ चुका है, सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, अवॉइड करिए। हाँ, ऑलराइट। आज NIT टेक, कल भी इसमें 5% की मूव थी, आज भी 3-3.5% की मूव है। ये जो अपने B2C और B2B कारोबार को डीमर्ज कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि अगर डीमर्ज होने के बाद जो उनका अब इसमें B2C का कारोबार ही है, उसकी वैल्यू 105 रुपए तक बनती है। 103 के आसपास तो ये ऑलरेडी आ गया। संतोष, और कितना अपसाइड पॉसिबल है? चार्ट्स चेक करके बताएं प्लीज। यस, इसका चार्ट एग्जैक्ट बताना मुश्किल है बिकॉज वो एडजस्टमेंट हुआ, उसकी वजह से सही लेवल मुश्किल है बताना। फिर भी मेरे हिसाब से जो रिसेंट लो लगा उसका 90 रुपीज के आसपास का, वो लेवल होल्ड कर जाता है तो स्टॉक में ऊपर रिकवरी आ सकती है 124 रुपीज तक के लेवल की। आशीष, पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देख रहे हैं पोजिशनली। टाटा पावर, NTPC, JSW एनर्जी सब चल रहे हैं। आपका पावर स्टॉक्स पे कुछ व्यू है? कोई स्टॉक आपको पसंद आता है आशीष? मेरे मुताबिक REC काफी चल चुका है, पर मेरे मुताबिक अभी भी इसमें काफी स्कोप है, क्योंकि मार्केट इसको दोबारा रीरेट कर रही है, और मेरे मुताबिक अभी भी वैल्यू बाय अभी भी बनता है डिस्पाइट द रन अप जो इतना हुआ है। और उस तरह से सेफ मॉडल है, क्योंकि जो जनरेशन को लेके जो भी कंसर्न आते हैं उसको इतना डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते। तो मेरा REC एक बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा टाटा पावर काफी देर से रेंज में है, उसमें भी अगर आपके पास पेशेंस है तो आप होल्ड करके रखें, कहीं ना कहीं जाके मेरे मुताबिक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ये दो REC और टाटा पावर, ये दो स्टॉक्स होंगे जिसपे मैं नजर रखूंगा। ठीक है, ऑलराइट। तो टाटा पावर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, और टाटा पावर को करने की सलाह भी दे रहा हूँ, REC को भी रेकमेंड कर रहे हैं। शुगर स्टॉक्स में पूरे स्पेस में अभी हम बलरामपुर चीनी को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पूरा शुगर स्पेस आप देखें तो इसमें अच्छी खासी मूव है। और मिड कैप, स्मॉल कैप, मेजरली स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं इसमें। कुछ शुगर स्टॉक आप लेंगे यहाँ? एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पे यहाँ पे आ रहा है वो है श्री रेणुका शुगर्स। अगेन कल परसों रादर हमने स्टॉक में ब्रेकआउट आते हुए देखा था। कल थोड़ा म्यूटेड था, बट आज फिर से इसने अपना पॉजिटिव मूव जो है ये शुरू किया है। 4450 के जो जोन्स थे उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी अपटिक है। सो आई थिंक पुटिंग दीज फैक्टर्स टुगेदर यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 4650 का पहला टारगेट लेके चले, 4750 ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है इसको आप प्लेस करें 4450 के करीब। तो यहाँ पे मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया है। बस यही एक वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा कि इसको फिलहाल आप स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग प्ले के हिसाब से ही लें। मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखूं तो इतना इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन रीसेंट मोमेंटम के चलते आप इसमें नियर टर्म बाइंग करके चल सकते हैं। आशीष सर, ये FMCG वाली कंपनीज पे अभी क्या व्यू लेना चाहिए? हालांकि शुगर पे तो बस ये भी चल रहा है कि US के अंदर शुगर के प्राइसेस ऊपर हैं। कल हमने बलरामपुर चीनी नोटिस भी करवाया था, सभी को इसी रीज़न से करवाया था। मैं इसके अंदर ही FMCG को भी जोड़ रहा हूँ। ये मॉनसून का ट्रिगर की वजह से थोड़ा बहुत FMCG चल रहे हैं, या फिर वास्तव में FMCG इस समय ठीक है? देखिए, मेरे मुताबिक FMCG में कोई बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग प्ले नजर नहीं आ रहा। मेरे मुताबिक सारे जो स्टॉक्स हैं इसमें पहले ITC का बहुत अच्छा प्ले होता था, वो भी काफी चल चुका है। आपका ज्यादातर FMCG स्टॉक्स आप इसलिए लेंगे कि डिफेंसिव है, और मॉनसून का मैं समझूंगा कि वो प्रेडिक्शन और एक्चुअल रियलिटी चेंज होती रहेगी, तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहेगी। आई डोंट थिंक कोई खास कोई ट्रेंड ऐसा बन के आ रहा है। और मेरे मुताबिक स्टॉक्स उस तरह से ठीक है कि एक सेफ्टी है, आपने लेके रखना है स्टॉक्स विद 10 to 12% अपसाइड ओवर द ईयर्स, तो उस तरह से सेफ स्टेबल स्टॉक्स है। पर इसमें मेरे मुताबिक कोई भी ऐसा स्टॉक अब नहीं है। पहले ITC था, वरुण बेवरेजेस में, सब में मूवमेंट आ चुका है। इस लेवल पे मेरे को कोई भी ऐसा स्टॉक इंटरेस्टिंग नहीं नजर आ रहा कि कोई ऐसी चीज हो जो कि अगले 6 महीने या 1 साल में काफी अपसाइड दे सके।
ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप सुबह हम जो F&O के एनालिसिस करके आपको 2 शेयर दे रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से कल ही हमने ये बलरामपुर चीनी को नोटिस किया था, तो आप वो शेयर्स को थोड़ा गौर फरमाइएगा और उसके अंदर हम अच्छे सेटअप के साथ हम वो शेयर छांट के आपके लिए लेके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज IEX के अंदर पहले 10% का शुरुआती सर्किट लगा, वो सर्किट खुल गया है, वो 12% हो गया है। ये 5% तक और जाएगा, पहले 15 लगेगा, फिर 20 भी लग सकता है, तो इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। इसके अंदर लेवल्स 105 तक के भी आए हुए हैं और अभी 120 हो चुके। सुबह भी हमने आपको बताया था ये जल्दी में बाय करने वाला शेयर नहीं है अभी भी। सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर आज शुरुआती अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है मिड कैप IT के अंदर। एक बार ये शेयर चेक करेंगे खुश आप, सोनाटा सॉफ्टवेयर। बिल्कुल डिम्पी, ये काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है जो आपने मेरे रेडार पे यहाँ पे डाला है। मुझे ध्यान है ये शायद कल भी डिस्कस हुआ था। सो मोमेंटम देखें इसमें तो अच्छा खासा बरकरार है। इसमें अच्छी खासी ब्रेकआउट हमें आज देखने मिली है 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। सो फर्दर अपसाइड बिल्कुल पॉसिबल है, अभी भी ओवरहीटिंग से थोड़ा दूर है। सो मेरे हिसाब से 1100 और 1150 के 2 टारगेट्स के लिए इसे बाय करें। स्टॉप लॉस 1000 के थोड़ा सा नीचे 990 के करीब रखें। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आज ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, विच इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन। सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर तो एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 1-2 शेयर और जरा पकड़ते हैं पर आज शुरुआती आपको अच्छी बढ़त मिल जाए। मेरी लिस्ट में वो शेयर भी है, उसमें एक EID पैरी भी दिख रहा है 2.5%। ये भी एक शुगर स्टॉक है। EID पैरी को एक बार आप चेक करोगे संतोष? EID पैरी, यस, इस स्टॉक की बात करें तो इसने इतना परफॉर्म नहीं किया, ओवरऑल स्ट्रक्चर भी थोड़ा वीक ही है, लेकिन लग रहा है एक बाउंस बैक जरूर दिखा सकता है। 470 के सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है, तो एक अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है 500 से 510 की रेंज में, वहां जाके थोड़ा अटक सकता है। 510 क्रॉस करता है तो फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी 540 550 की ओर। बट फॉर टाइमिंग मुझे लगता है 15 से 20 रुपए की अपसाइड के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं। थोड़ा सा एक्शन आपको कुछ फाइनेंस काउंटर्स में, मन्नापुरम फाइनेंस जैसे काउंटर्स में भी आज दिख रहा है। वहाँ पर लगभग 1.5% की तेजी है। टाइटन में तेजी है, तो गोल्ड फाइनेंसेस वहाँ तो मूव है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स, बैंक्स और फाइनेंस में अभी आपको आज मूव दिख रही है। प्राइवेट स्पेस में इंडसइंड बैंक में मूव है 1.25% की, बंधन, आरबीएल बैंक में इनफैक्ट एक अच्छी खासी मूव आई थी कुछ पीछे और अभी तब से लेके मूव पे है। अगर जून सीरीज के लिए बैंक्स में किसी काउंटर को व्यू करना हो तो कौन सा आपके रडार पे आएगा? नहीं, बिल्कुल आरबीएल बैंक में हमने काफी समय के बाद एक सस्टेन्ड ब्रेकआउट आते हुए देखा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते दिस वाज वन ऑफ माय कॉल्स एज वेल, तो अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आया है। अब ये है कि 180 का जो लेवल है इसका एक हिस्टोरिकल लेवल रहा है, रेजिस्टेंस लेवल रहा है 180 टू 190 प्लस। अगर हम कॉल बेस देखें तो भी हमें उस लेवल के आसपास देखने मिल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। काफी समय बाद जैसे मैंने बताया एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, वॉल्यूम बैक मूव है, तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर आप एक पोजिशनल बेट लेना चाहें तो बिल्कुल इसमें आप एंटर कर सकते हैं। 190 के टारगेट के लिए इसमें आप पोजीशन बनाएं पोजिशनल बेसिस के हिसाब से, और जो स्टॉप लॉस है इसको थोड़ा सा नीचे लेके चले, करीब 166 167 के जो जोन्स हैं इनके करीब। ऑलराइट, आरबीएल बैंक आपको पसंद आता है। संतोष, क्या अपोलो टायर आपके रडार पे होगा? थोड़ा सा ब्रीदर के बाद आज इसमें मूव तो अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट ऑटो थोड़ा सबड्यूड है, ऑटो एंसिलरी में भी सिलेक्टेड स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन सुंदरम फास्टनर, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में मूव अच्छी है। कोई स्टॉक आपके रडार पे होगा? यस, अगर बात करें तो स्टॉक तो स्ट्रॉन्गेस्ट में अपोलो टायर ही है, स्ट्रक्चर अच्छा है, बट मुझे थोड़ा सा मार्केट रिस्की लग रहा है। 18,600 के नीचे फिसलता है तो शायद मार्केट में प्रेशर बन सकता है, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 395 का, 395 के नीचे जाता है तो एक बार निकल जाइएगा, नीचे के लेवल से फिर री एंट्री के मौके ढूंढेंगे। ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं ना तो फिर से 44,000 के नीचे आया। हमने आपको सुबह ही इंडिकेट किया था कि बैंक निफ्टी को ज़्यादा क्लियरली वॉच कीजिएगा, ये आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगा। निफ्टी ने तो अभी भी 18,600 को होल्ड कर रखा है, बट बैंक निफ्टी ने 44,000 को ब्रेक किया, डेज लो पे आ गया। इसको बच्चे अगले 10-15 मिनट की ओर वॉच कीजिएगा। जितना समय 44,000 के नीचे निकालेगा, थोड़ा और ड्रैग करेगा, 43,800 को टेस्ट करने के लिए पहुंचेगा, उतना आपके लिए मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके पुट्स के मौके मिल सकते हैं। हालांकि फिर भी थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। पुट्स भी कल के फॉल के बाद थोड़ा इन्फ्लेट हुई हैं, थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। आज नई सीरीज़ आपको मिल जाएगी वीकली बेसिस पर, तो आपको ट्रेड करने का मौका आज में तो मिल ही जाएगा। अच्छा,
कुछ शेयर और पकड़ते हैं। एक मन्नापुरम के बारे में भी चर्चा हो रही थी, F&O बैन के अंदर है। सुबह हमने आपको ये बताया भी था, ये शेयर भी आज तेज है। ये बैन में तो है खुश शेयर, उसके बावजूद भी आज हमने इसको F&O की लिस्ट में इसलिए लिया था, हमें लग रहा है कि ये मजबूत बेस बना रहा है, तो लोगों को कैश में लेके रख लेना चाहिए। जिस दिन बैन खुलेगा कैश वाले शेयर को फ्यूचर्स में दे देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, 1-2 रुपये जो खर्चा आएगा सो आएगा। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्यों करें अगर शेयर अच्छे रेट पे मिल रहा है तो। एक बार मन्नापुरम पे आपका टेक क्या है सर? ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और जहां तक आपने बेस फॉर्मेशन की बात की, अगेन स्पॉट ऑन देयर। आप देखिए 109 110 के जो जोन्स हैं, पिछले 1 से 1.5 महीने से स्टॉक उन्हीं को रिस्पेक्ट करके वहीं से बाउंस कर रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लग रहा है। थोड़ी सी स्लगिशनेस देखने मिल सकती है बिकॉज ऑफ द मार्केट गोइंग साइडवेज फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, बट यहाँ पे अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। मोमेंटम हल्का सा मिसिंग है, बट आई थिंक दैट विल इवेंचुअली कैच अप गिवन की स्टॉक इतना अच्छा सपोर्ट ले रहा है इन लेवल्स पे। सो बिल्कुल कैश में अगर आप करना चाहें बाय तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 110 के लेवल को ही अपना स्टॉप लॉस लेके चले। पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे 118 का निकल के आ रहा है। दूसरा टारगेट जो है ये जरा ऊपर है, करीब 125 के लेवल्स जो हैं यहाँ पे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव, पोजिशनल बेसिस पे लेना चाहे बिल्कुल लेके चल सकते हैं। ठीक है, हम ना कई बार स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, उलझ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मौका मिलता है, ऐसी मैनेजमेंट मिलती है, ऐसी चर्चा होती है जो हमारे लिए हिस्टोरिकल लेसन के रूप में बन जाती है। इसी कड़ी में अभी जो इंटरव्यू थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा वो थेरोकेयर के फाउंडर ए वेलुमनी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमे की चर्चा है। बेहतरीन सवाल पूछे गए, उससे भी बेहतरीन जवाब दिए गए। इन दोनों का सवाल पूछने का और जवाब मिलने का आपका फ़ायदा है। आइए दिखाते हैं वो चर्चा आपको। मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में मैं जितना बोलूँ शायद कम है। एंटरप्रेन्योर, विजनरी, एक डॉक्टर और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिजनेस क्रिएट करा, उससे इमोशंस अटैच नहीं करे, पीक पे बिजनेस बेचा और अब एक सेकंड इनिंग्स चालू कर रहे हैं। आपने नाम नहीं गेस करा है, मैं बता देता हूँ। ए वेलुमनी थेरोकेयर के फाउंडर हैं। वेलुमनी साहब जी नमस्कार। सेकंड इनिंग्स, नया लुक, दाढ़ी बढ़ा लिया आपने। तो लोग स्ट्रेस में बढ़ाते हैं अक्सर, मगर आपने तो इस समय पैसा कमाने के बाद दाढ़ी बढ़ाई है। ऐसा तो मुझे लगा कि दाढ़ी के साथ बच्चे लोग पूछा था दाढ़ी के साथ डैडी कैसा लगेगा, तो मैंने सोचा चलो देखेंगे। आई थिंक माय चिल्ड्रन आर हैप्पी विथ इट एंड आई एम विथ इट फॉर मे बी अनदर कपल ऑफ क्वार्टर्स, मे बी टिल आई स्टार्ट अ न्यू। एक कमाल की बात है वेलुमनी साहब कि आपने जब थेरोकेयर बेचा, उसका जो स्टॉक प्राइस था, लिस्टेड स्टॉक था, 1300 के ऊपर था, आज 400 के आसपास है। ऑल डायग्नोस्टिक स्टॉक्स आर डाउन 50 to 70%। तो आपने पीक में बेचा, तो आपको पता कैसे लगा कि डायग्नोस्टिक्स बिजनेस जो उस समय एकदम 40-50% पे ग्रो कर रहा था, सॉलिड पी मल्टीपल्स कमांड कर रहा था, कि पीक आउट हो गया? नहीं, ऐसा तो सभी प्लेयर्स को पता था कि पी मल्टीपल एकदम ज़्यादा है। इंडस्ट्री को एक पी मल्टीपल होता है, वो एकदम कोविड का वजह से लोग बहुत परचेस किया, बहुत इन्वेस्ट किया, तो बढ़ गया। मुझे ऐसा लगा कि और ऊपर नहीं जाएगा, तो मैंने एग्जिट किया। मुझे ये नहीं पता था नीचे जाएगा, और ये भी नहीं पता था कि इतना नीचे जाएगा। आज लोग बोल रहे हैं कि वेलुमनी विजनरी हैं, लेकिन सचमुच इतना एक सिचुएशन आएगा करके किसी को पता नहीं था। तो आपको एग्जिट में रफली 4000 करोड़ मिला था। 4500, 66%। 66%। आपने उससे कुछ कंजर्व करा और कुछ इन्वेस्ट करा। आपने एक फार्म इजी करके कंपनी है जिसने थेरोकेयर को खरीदा था, आपने उसमें निवेश करा था। तो अगर आज हम ऑनलाइन फार्मेसी स्पेस की बात करते तो वहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी मार्कडाउन्स हुए हैं, क्योंकि आपने उस कंपनी में निवेश करा था। तो आपकी उस स्पेस के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है? उस स्पेस में बहुत अनसर्टेनिटी तो है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं तो अनसर्टेनिटी है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो फिक्स्ड डिपॉजिट में जाना है, तो रिस्क है करके पता था। अभी भी मुझे विश्वास है ये फार्मेसी डायग्नोस्टिक्स का तालमेल में भविष्य में बहुत सारा चीज़ आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, पीक कोविड के बाद एंटायर हेल्थ केयर में थोड़ा डिसरप्शन आई है,
वो फार्मेसी के ऊपर बहुत बड़ा असर गिरा है। ऑल ऑनलाइन फार्मेसी कंपनीज को वही हाल है, ऑल डायग्नोस्टिक्स कंपनी का वही हाल है। इट्स अ वेरी बैड फेस ऑफ दैट इंडस्ट्री। आई होप अनदर 2 साल के बाद 3 साल के बाद सिचुएशंस विल बिकम नॉर्मल। तो आज हाइपोथेटिकली अगर आपको डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में निवेश करना है या ऑनलाइन फार्मेसी में निवेश करना है, आप कहाँ पर निवेश? डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, दैट्स अ स्टैंडर्ड इंडस्ट्री। उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी है, लिस्टेड स्पेस है, आप इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये स्पेस में अभी भी अनसर्टनिटी है। ये ई फार्मेसी और जो नॉर्मल फार्मेसी, इनको लड़ाई कहाँ ख़त्म होएगा, ये थोड़ा लॉबिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, ये ह्यूज बिजनेस है, तो इसमें अनसर्टनिटी थोड़ा ज़्यादा है। डायग्नोस्टिक्स में अनसर्टनिटी कम है। अब आप एक इन्वेस्टर हैं, एन इन्वेस्टर हैज़ no problems in investing even in other diagnostic stocks. So apart from Thyrocare, if you have to invest in one diagnostic stocks in India, which one will you All buy? the three. All the three. Basket बनाएंगे। क्या Thyrocare इक्वल क्या Thyrocare 400 में अच्छा है खरीदने के लिए? ऐसा तो बाकी 50% डाउन है, थायरोकेयर 60% डाउन है। मेरा हिसाब से थायरोकेयर इनफैक्ट इज बेटर देन अदर टू। Thyrocare जब आपने बनाई थी तो एक सिंपल आइडिया था, आपने सोसाइटी की नीड को आइडेंटिफाई करा। आपने बोला जी मैं एक सिंपल थायरोकेयर का जो टेस्ट है वह मैं 90% सस्ता करूँगा। लोगों ने बोला क्या हो ही नहीं सकता है, तो आपने करा। तो अब थायरोकेयर का जो मूल मंत्र है क्या वो बदल गया है? बिकॉज जो हमें समझ आ रहा है, जो नया मैनेजमेंट है और जो नया वहाँ पे बिजनेस हो रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है। इट इज़ नॉट क्लोज टू व्हाट योर डीएनए वाज। नहीं, हर बार मैनेजमेंट बदल रहा है तो नया फिलॉसफी तो आना ही चाहिए। जैसा माँ की घर अलग है, नया पति का घर अलग है। तो सर कोर वैल्यू थोड़ी बदलती है? नहीं, आप लड़की है, जहाँ जाएगा वहाँ जैसा चल रहा है वैसा चलना ही पड़ेगा। द मैनेजमेंट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू, एंड एवरी CEO in fact will have a different opinion। मैं थोड़ा जिद्दी था और मुझे बहुत लोग कोशिश किया कि इनको भी थोड़ा समझाना है। मैं जिस पॉइंट में मेरा विश्वास था उसमें ऐसा ही अटक गया। सो दैट वाज नोन एज क्लिनिकल केमिस्ट्री, दैट वाज नोन एज क्रॉनिक केयर, दैट वाज नोन एज वेलनेस। मुझे बाकी लोग कर रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तभी भी लोग मुझे समझा रहा कि यू आर मिसिंग दैट, यू आर मिसिंग दैट, बट लेट मी टेल यू, इफ यू डोंट मिस दैट यू कांट गेट दिस। सो ट्रू, सो ट्रू। तो आपके हिसाब से डायग्नोस्टिक सेक्टर की अगले 3 साल तक क्या रियल ग्रोथ रहेगी? अगर डायग्नोस्टिक स्क्रिप्ट्स 21 Q4 का वैल्यूएशन आना चाहिए, 3 साल लगेगा। 3 साल लगेगा। लगभग 250% ग्रोथ आएगा तो ही आपको 3 साल पहले का नंबर आएगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करो। एक समय था जब कोविड की वजह से डायग्नोस्टिक कंपनीज को भारी उछाल मिला था। सबने इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करा, सबने नए रूम्स बनाए, डायग्नोस्टिक कंपनीज ने, हॉस्पिटल्स ने, सब ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करा था। भगवान की दया है, ईश्वर की कृपा है, कोविड अब ख़त्म हो चुका है। तो इतनी जो कैपेसिटी क्रिएट हुई थी, इतनी जो इक्विपमेंट में स्पेंडिंग हुई थी, उनका क्या होगा? वो सब वेस्ट है। सब वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है। जो कोविड का टेस्टिंग के काम में आया था, फ्लोर हो या मशीन हो, ये रिएजेंट हो, ये तीनों बिल्कुल यूजलेस है। 100 करोड़ जो बनाया वो 25 करोड़ इन्वेंट्री में, स्पेस में, इंस्ट्रूमेंट में खोया है। सो ये लॉस एक्सपेक्ट किया था। जी, जी। जो भी स्केल अप कर रहा था सोचते थे कोविड कल बंद होएगा था, लेकिन वो कल कभी आएगा वो नहीं पता, लेकिन कल जल्दी आ गया तो नुकसान थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। अब बात करते हैं आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है। पहले आपको हर क्वार्टर में क्वार्टरली अपडेट्स देनी पड़ती थी। टेलीविज़न पे हम आपको हर क्वार्टर के बाद या हर महीने आपका समय थोड़ा लेते थे। तो आर यू एंजॉइंग चिल्ड लाइफ नाउ? कोई क्वार्टरली नंबर का टेंशन नहीं है, कोई एनालिस्ट कॉल्स नहीं है, टेलीविज़न के स्टूडियो नहीं करने पड़ते हैं? ये सब झंझट नहीं था, ये सब प्लेशर था। झंझट ये था कि 3 स्टेक होल्डर है इंडस्ट्री में। एक तो कंज्यूमर है जिसको सर्विस देते हैं,
वो कंज्यूमर क्या देखता है, बड़ा ब्रांड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो मुझे फुलफिल नहीं कर पाया। एम्प्लॉइज अनदर स्टेक होल्डर है, अरे हमारा तो आज लिस्टेड कंपनी है तो मालिक तो इतना नहीं देता है, एक्सपेक्टेशन है। और इन्वेस्टर तो हर क्वार्टर ये दिल मांगे मोर, तो मैं सोचा चलो छोड़ देंगे, अगर कोई चलाएगा तीनों खुश रहेगा। ये पता नहीं है वो लोग खुश है या नहीं है, मैं खुश हूँ। आपने एक ऐसा बिजनेस बेचा जो आपने एक गराज से चालू करा था, और आप चाहे ना चाहें इमोशंस प्ले अ वेरी लार्ज रोल व्हेन यू एग्जिटिंग अ बिजनेस। और शायद मेरे जहन में दो ही बड़े अच्छे एग्जिट्स आते हैं, एक आपकी एग्जिट और एक वाइट हैट जूनियर, एक आईटी कंपनी थी जो भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे एग्जिट हुई थी। Why are Indian promoters not, they're good in creating businesses, but they are not good at exiting businesses? Yeah, I'll tell you there are 3 reasons for it. Number 1, they associate their name and fame only with the ownership of the business. They don't see they themselves an identity, so because they can't separate it, number 1. Number 2, they think that their children only can run it, their children should run it, they are entitled to run it, and they don't think anything beyond that. I feel that children should create something of their own if they are good, capable of, that you need not connect with that. The next point is how long you will hold on till death. You are not living. Once you exit, you will be different and you can sense what you did. I felt a right time is to exit when you got a peak as good as announcing retirement for a cricket when the series was won and you contributed with 4 centuries and you said I am going to take rest. शायद किसी क्रिकेट मैच की कमेंट्री में मैंने सुना था कि you should always go when people ask you why, not why not. Absolutely. I think that is something which I felt I have done it right. People respect me for having taken a decision to exit. Entry, everybody does it with a lot of ambitions. Exit is not that simple. Exiting a company which is in NCLT, which is in trouble, is what generally people think as an exit time. I think when the stock price was in a boom, I felt probably this is the right time to take rest. I am extremely happy for having taken a decision, and I think my entry was a disruption and my exit also became a disruption. तो 3 साल के अपनी नॉन कम्पीट क्लॉज और है जी, और 3 साल और 3 साल है। तो अब आप क्या दोबारा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू करेंगे? और मैं जानता हूँ, देखिए आप में स्पिरिट है, आप में चाह है, आप में व्यू है, आप में विजन है। सैम वॉल्टन ने 60 साल के बाद वॉलमार्ट चालू करी थी। केंटकी फ्राइड चिकन के जो ओनर हैं उन्होंने शायद 70 साल के बाद केंटकी फ्राइड चिकन चालू करी थी। तो जी, हम मार्क ज़करबर्ग और कई लोगों की बात करते हैं जिन्होंने 30 साल में 35 साल में कंपनियाँ चालू करी थी, मगर उल्टी कहानियाँ भी हैं। तो इज मिस्टर वेलुवनी प्लानिंग टू कम बैक विद अ सेकंड इनिंग्स प्लान? शायद बैक टू थायरोकेयर ओनली आफ्टर 5 years. अच्छा, बैक टू थायरोकेयर, ये तो हेडलाइन दे दिया आपने मेरे को। आई मस्ट टेल यू, इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। हाँ जी, मैं ये जर्नी अधूरा छोड़ दिया और मुझे ऐसा एक फीलिंग है आई विल बी बैक विथ सेम जर्नी। तो यू आर रेडी टू कम बैक टू थायरोकेयर इफ दे वांट यू बैक? जहाँ तक मेरी समझ है शायद आप उनसे बातचीत नहीं करते। दैट्स माय डॉटर। अच्छा, पर सर डॉटर्स की तो शादी कर दी आपने, अब दोबारा थोड़ी जाएंगे उसके? अरे मेरा सन इन लॉ और मेरा दोस्त बन जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। वेलुमनी जी ने जब थायरोकेयर चालू करी थी तो उन्होंने एक प्रकार की नीड ऑफ द सोसाइटी आइडेंटिफाई करी थी कि भाई थायरोकेयर एक टेस्ट करेगा जो कि सस्ते होंगे और मास मार्केट में जाएंगे। जो आपने वर्ड यूज़ करा था वो था किचन ऑफ द डायग्नोस्टिक स्पेस। तो वैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आज कहाँ लगती है? अगर वेलुमनी जी अपने 30s और 40s में होते और उनको अगर एक नया बिजनेस चालू करना है जो कि डिस्ट्रप्शन, फेथ और लॉजिक पे बेस्ड है, वो कौन सा बिजनेस होगा? ऐसा तो ये पैथोलॉजी, ये क्लिनिकल केमिस्ट्री जिसमें मैंने फोकस किया, वो मुझे अभी मेरा नज़र में एक बेहतर पिक्चर मिल रही है। अच्छा, 25 साल मैंने ये जो मिडिल मैन होते हैं, कस्टमर तक पहुंचाता है, उनको धनवान बनाया। एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, मिडिल मैन की ज़रूरत था, तो दैट 25 साल वैसा ही जाना ही था, उससे ही गया। तभी हम जो अभी सोच रहे हैं तभी वो पॉसिबल नहीं था। ऐसा एक फीलिंग है, कॉमन मैन कैन गेट सॉल्यूशंस एट अ बेटर कॉस्ट, बेटर क्वालिटी। दैट कैन हैपन इन नेक्स्ट 20 years. चलिए, So I
plan that next 20 years, if I am back into this business, I will make sure the common man is benefited. So far, common man only got it, not at an affordable cost. चलिए वंडरफुल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और अफोर्डेबल, हिंदुस्तान के अंदर वही नारा हमेशा रहता है। आखिरी सवाल, एक निजी सवाल पूछ लूँ आपसे। जी। इट्स अ वेरी प्राइवेट क्वेश्चन, यू विल नॉट माइंड? No, absolutely not. नॉट दैट यू हैड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ मीन्स, बट एक जब पैसा आता है ना तो चाह होती है कि एक वो एक्स्ट्रा, क्या मैं गाड़ी ले लूँ, एक क्या घर ले लूँ, क्या घड़ी ले लूँ। तो जब आपने थायरोकेयर एग्जिट करी तो व्हाट इज द लैविश स्पेंडिंग यू डिड? ऐसे तो मैं वो बोलने से पहले मैं आपको एक पंचलाइन सुनाता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। मनी एंड हनी साउंड सिमिलर। जी हाँ, जी हाँ। मनी इज कलेक्टेड बाय मनी बी, राइट। honey is collected by honey bee. जी हाँ। If honey bee falls in honey, राइट। it dies. So is money bee. Never become victim of the money which you have created. बस यार, घर तो खरीदा है आपने, घर तो खरीदा है। देखिए देखिए पता है मेरे को। नहीं, घर खरीदा हूँ। मेरा बेटा सोच रहा था कि उसका एक घर चाहिए, तो मैंने सोचा बेटा के नाम पर घर बहुत है। I have not bought. You have not bought. You bought it for your children. Bought it for my son. Final question, आखिरी सवाल। You have expressed that you want to help new entrepreneurs. If somebody has a good idea, how should they reach you? कोई middleman है, कोई email ID है, क्या Twitter handle पे जाना चाहिए? If somebody is watching those shows, मेरे पास एक बढ़िया idea है, वेलू नमी साहब से guidance चाहिए, how can that person reach you? Right. I think email ID is the best one. और मैं वो भी समझाता हूँ मेरा email ID क्या है। जी हाँ। मैं बार बार बोलता हूँ focus. जी हाँ। So remember the word focus. So focus.velu@gmail.com. वेलू की स्पेलिंग क्या है? VELU. चलिए बढ़िया। focus.velu@gmail.com में कोई भी मेल भेजेगा, एक तो मैं ध्यान जरूर दूंगा। अगर मुझे लगा कि बात करना है तो 15 मिनट बात भी करूंगा। अगर मुझे लगा 2 घंटा टाइम देके उसको स्टडी करना है वो भी करूंगा। अगर साथ में एक जर्नी लेना है वो भी लूँगा, लेकिन ज़रूर अटेंशन तो मिलेगा। और सब्जेक्ट में आप रेफरेंस सिटी नाउ लिख देंगे तो वेलू मनी जी खोलेंगे भी जरूर उसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच, समय निकाला आपने और बहुत मजा आया बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।